जी, जैसे एम्पैथी है। हाँ. अब एम्पैथी मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं जब फील्ड में जॉब में गया तो व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड बहुत सारे जैसे रूरल एरियाज, तो वहाँ पे मैंने जब देखा, मतलब जो हमारे रूरल वुमेन हैं, तो जब वो बता रहे हैं कि उनके घर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक है और उनके पास कोई कार्य नहीं है, अगर हम किसी तरह से उनको किसी कार्य से जोड़ सकें तो मतलब दे विल बी वेरी हैप्पी एंड देयर वर टीयर्स इन देयर आईज। तो वहाँ पे आई सॉ एम्पैथी इन प्ले कि मेरे मन में, मतलब आई कुड फील दैट थिंग, ऑब्वियसली नॉट टू द एक्सटेंट पॉसिबल, मतलब जो वो कर रहे हैं, बट टू व्हाटएवर एक्सटेंट यू कुड। यस। तो मैंने मतलब उनकी कुछ स्किल डेवलपमेंट करके, उनकी क्रेडिट लिंकेज करके उनको कुछ लाइवलीहुड एक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास किया। काफ़ी बार सफलता मिली, काफ़ी बार नहीं मिली, बट आई सॉ एम्पैथी इन प्ले। Hi aspirants, a very warm welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I'm Twinkle Gangwar and I'm in conversation with an amazing man. He's going to tell you everything about his journey. So let's welcome Abhimanyu Malik. Hi Abhimanyu, how are you? Thank you, I'm very good and excited. सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में कि आप कहाँ से आते हैं, आपकी जर्नी क्या है and everything about you. Let's start with that. मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मेरी इनिशियल स्कूलिंग भी वहीं से हुई है। आफ्टर दैट मैंने जो इंजीनियरिंग करी वो वाईएम से यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद से करी, जो हरियाणा में ही है। एंड आफ्टर दैट आई वाज वर्किंग। आपने कितने साल जॉब करी है? मैंने लगभग 7 साल जॉब करी है बिफोर कमिंग टू सिविल सर्विसेज। सो व्हेन वाज द टाइम जब आपने डिसाइड किया आई वांट टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम? वेल, डिसाइड मैंने बहुत पहले किया था, ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन इटसेल्फ। आई वांटेड टू बी इन द सिविल सर्विसेज। जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे? जी। लवली। और उसके बाद कब आपने इस पे अमल किया कि हाँ चलो लेट्स गो फॉर इट? कब स्टार्ट किया? सी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिया था वो जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन दिया था, बैक इन 2014। ओह या 2014, नाइस। या सो फिर उसके बाद मैंने बैक टू बैक आई हैव टेकन 4 अटेम्प्ट्स, 14 to 17. Wow. And in between 2016 में I had joined NABARD as a manager. Okay. Yes. So just after my 3rd attempt मैंने NABARD को join किया था. हाँ. So then it's been like 5 years I was away from the examination. तो 5 साल मेरा कोई टच नहीं था. At all? At wow. all. Yes. हाँ. But साथ में कुछ ना कुछ, because पढ़ाई करने की इतनी आदत हो गई होगी उससे, तो रीडिंग चलती रहती थी probably? कैजुअल रीडिंग थी। कैजुअल, यस यस। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी। आई वाज इनटू माय जॉब। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि नाबार्ड में आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं टू यू नो वर्क विद पीपल, उनके लिए कुछ अच्छा करने का, तो मैं उसको काफ़ी इन्जॉय कर रहा था और मतलब काफ़ी समय भी मैं निकाल नहीं सकता था, इवन आई वांटेड टू। तो इस कारण से आई वाज डूइंग सम कैजुअल रीडिंग। कभी कभार हाँ न्यूज़पेपर्स में पढ़ लेता था, या फिर कुछ हिस्ट्री का मुझे अच्छा लगता है या समथिंग रिलेटेड टू पॉल साइंस मेरा ऑप्शनल था, तो उसकी कुछ मैं कैजुअल रीडिंग करता था। इंटरनेशनल रिलेशंस का कुछ पढ़ लिया आर्टिकल्स, तो ये सब हो रहा था। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 5 साल ऑलमोस्ट 2017 से 22 तक उससे अलग था। सो 5 साल के बाद व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट ट्रिगर्ड यू कि दोबारा ट्राई करना है मुझे? मतलब कुछ तो हुआ होगा उस वक्त जब आप डिमोटिवेट हुए होगे एंड यू टुक 5 years टू गेट बैक। तो वो जर्नी क्या थी और किस चीज़ ने आपको ट्रिगर किया टू गेट बैक टू इट? बेसिकली 2017 में जब मैंने 4th अटेम्प्ट दिया एंड कुड नॉट मेक इट, तो आई थॉट कि अभी आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट। मतलब आई वाज जस्ट 24-25, तो उस समय लगा कि अब अटेम्प्ट्स मेरे ख़त्म हो रहे हैं एंड तैयारी के लेवल से शायद अभी मैं उस लेवल पर नहीं पहुंचा हूँ कि मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग द एग्ज़ाम लेता रहूँ और फिर मैं बिलीव करूँ कि मेरा हो जाएगा, बिकॉज दैट वाज नॉट हैपनिंग। 2016 में मैं एक इंटरव्यू दे चुका था, तो बट अगेन 17 में आई फेल्ड द मेंस अगेन। सो उस समय मुझे लगा कि इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक। एंड सो तभी डिसाइड किया था कि ये ब्रेक होगा, ना कि आई एम जस्ट ड्रॉपिंग ऑफ फ्रॉम दिस? उस समय यही डिसाइड हुआ था कि ये ब्रेक होगा। लेकिन सब मतलब या
सब्सिक्वेंटली वो समय ऐसा रहा, लाइक मुझे फील्ड पोस्टिंग मिली और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए काम करने का मौका मिला, फार्मर्स के लिए, रूरल विमेन के लिए, एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी इंफ्यूजन के लिए, और बहुत सारी कमिटीज़ में मेंबर बनने का मौका मिला। तो उस समय मुझे मतलब एक तरह से बैकड्रॉप में वो चीज़ चली गई थी। तो वो एक मोटिवेशन लेवल कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं कि आप वो डिसिप्लिन ला सकें हर रोज़ अपनी प्रिपरेशन में, तो वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो सब्सिक्वेंटली इट वाज लाइक कि अभी मे बी आई टेक द एग्जाम, बट कोई बहुत ज़्यादा उसके लिए प्लान नहीं था कि मैं एक साल स्किप करके दूं, 2 साल स्किप करके दूं। बट उस वक्त बोला था कि ब्रेक है ये मेरे लिए अभी। हाँ, बोला मैंने अपना लास्ट तक यही था कि मैं एग्जाम तो आई विल रीअपियर, वो कब करूंगा और उसके लिए मैं कब तैयारी करूंगा, उसका प्लान कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था। सो आपका तो ऑलमोस्ट 5 years का अगेन एक रिच एक्सपीरियंस है जिसमें आपने एक गैप भी लिया। दैट गैप हेल्प्ड यू और इट एक्चुअली टुक समथिंग बैक, कि आपके लिए वो अच्छा था गैप या फिर? देखिए, रिजल्ट्स तो बता रहे हैं कि वो गैप अच्छा था। बट मैं ये कहूँगा कि शुरू के जब 4 अटेम्प्ट्स मैंने लिए तो पहले 2 अटेम्प्ट्स में आई फेल्ड मिजरेबली इन द मेंस इटसेल्फ। थर्ड अटेम्प्ट में ऑल ऑफ अ सडन आई कुड क्लियर द मेंस, तो मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ से बिल्ड हुआ। एंड देन साथ के साथ नाबार्ड का एग्जाम क्लियर हुआ, एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री। आई ज्वाइंड एज अ डायरेक्ट ग्रेड बी मैनेजर देयर। तो एक आई हैड दैट कॉन्फिडेंस वहाँ पे बिल्ड हुआ। बट अगेन आई रियलाइज्ड कि ये जो मतलब मेरी लेवल ऑफ प्रेप है आज के समय पे, इट विल हेल्प मी बेयरली क्लियर द मेंस। तो शायद मैं एक अच्छी रैंक जो मुझे चाहिए या लिस्ट में आने के लिए जो मुझे एक पुश चाहिए, वो कहीं ना कहीं अभी मिसिंग है मेरी तैयारी में। तो मुझे लगा कि ब्रेक लेना विल बी गुड, क्योंकि आपके पास अभी साल तो बहुत सारे बचे हैं इन टर्म्स ऑफ एज, बट आपके पास अटेम्प्ट लिमिटेड है। तो आई हैड द लग्जरी ऑफ टाइम बट नॉट द लग्जरी ऑफ एज, अटेम्प्ट्स, या सो वहां पर मुझे लगा आफ्टर 5 years जब मैंने दोबारा उसको पढ़ना शुरू किया, तो आई फेल्ट लाइक अ न्यू यंग एस्पिरेंट अगेन। सो मेरे लिए मतलब एक रिजुविनेशन सा था। और मुझे लगता है द फेज 2 ऑफ माई जर्नी वॉज इवन मोर ब्यूटिफुल। मतलब फेज 1 भी अच्छा था, बट फेज 2 आज अच्छा है आज, हाँ, मतलब आफ्टर द आउटकम इन द हाइंडसाइट आई कैन से दैट देन यू एंजॉय द जर्नी। एब्सोल्युटली। बट स्टिल आई बिलीव कि वो ब्रेक इसलिए अच्छा था क्योंकि बहुत बार क्या होता है, वी गेट स्टक इनटू द लूप। एब्सोल्युटली। और ये इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप प्री दे रहे हैं, आपके पास प्री देते ही मेंस के लिए मतलब बेयरली बहुत कम टाइम है। मेंस दिया आपने एंड यू फाइंड योर सेल्फ इन द लिस्ट फॉर इंटरव्यू, फिर आप इंटरव्यू प्रेप में एकदम जोर शोर से लग जाते हैं। और जैसे ही आपने इंटरव्यू ख़त्म किया तो फाइनली जब रिजल्ट आप देखते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली अगर हमारा नाम उसमें नहीं होता है, तो वी जस्ट हैव लाइक 4 days और मे बी अ वीक और 2 फॉर द नेक्स्ट प्री to get back and back to square one। तो वहां पर उस लूप में आप वैल्यू ऐड नहीं कर पाते हैं अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि आप फिर से प्री में लग जाएंगे और मेंस के लिए फिर बेयरली वही सब करेंगे जो आप पहले करते आए थे। तो वहां पे शायद आपको समय नहीं मिल पाता। ब्रेक लेके आप थोड़ा सा कूल ऑफ होते हैं, आप अपनी गलतियों को एनालाइज करते हैं और वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करते हैं। और एक और चीज जो महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है कि आप रिजुविनेट होते हैं बार बार। आप अगर बिना किसी गैप के यू आर स्टडिंग द सेम थिंग्स, तो वो कहीं ना कहीं बर्डन हो जाता है आपके लिए। यू गेट बोर्ड ऑफ इट। थोड़ा सा टाइम कूल ऑफ लेके इट फील्स लाइक कि आई एम रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आफ्टर 5 years इट ऑलमोस्ट फेल्ट कि आई एम रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सिलेबस होगा जो रिटेन्ड होगा आपके पास, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा उन 5 साल पहले की इन्फॉर्मेशन का। एब्सोल्युटली। यूपीएससी प्रेप आप जब 3-4 अटेम्प्ट दे देते हैं तो एक मसल मेमोरी बिल्ड हो जाती है। और स्पेशली जैसे प्री मैं लकी रहा हूँ कि मैंने 6 के 6 अटेम्प्ट्स में मैंने प्री क्वालिफाई किया है। और एक समय पे 2016, 15, 17 के समय पे मैंने बहुत अच्छे मार्जिन से प्री को क्वालिफाई किया। तो एक वो कॉन्फिडेंस, प्री में आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो 5 साल बाद इवन जब मैं 5th अटेम्प्ट दे रहा था तो मेरे पास बहुत ज़्यादा समय था नहीं प्री से पहले। In fact, I decided quite late that I'll take the pre. So
इट वॉज जस्ट दैट कि मुझे करना ही है, बिकॉज ऑब्वियसली अब मतलब अदरवाइज वो अटेम्प्ट्स भी वेस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने बहुत ज़्यादा समय उसमें नहीं लगाया। कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस था 5 साल पहले वाला, दैट वॉज रिटेन्ड। जो क्वेश्चंस को एनालाइज करके, है ना कहीं एलिमिनेट करके, या फिर जो कोर पार्ट है वो भी मेमोरी में था, सो दैट हेल्प। तो कम समय में भी आई कुड मैनेज टू क्लियर द प्री। सो हर बार अपने आप को मोटिवेट कैसे किया आपने? क्योंकि सबसे मुश्किल इस जर्नी में यही होता है दैट यहाँ से, जैसे कि आपने बताया प्रीलिम्स के बाद वहाँ, एंड देन यू कमिंग बैक देयर, देन इट्स अ लूप। तो उस लूप से आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया, स्पेशली द लास्ट अटेम्प्ट कैसे किया आपने मोटिवेट अपने आप को? वर देयर पीपल अराउंड यू और इट वाज जस्ट यू? और सी एज आई टोल्ड यू, मेरी जर्नी 2 फेजेस में रही है। तो फेज 1 में मैं कहूँगा उस समय मोटिवेशन के बहुत कम सोर्सेज थे। 2G इंटरनेट का टाइम था एंड मेरे ग्रुप में या लार्जर मतलब जो मेरा सर्कल था उसमें कोई सिविल सर्वेंट नहीं था। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग अलॉन्ग साइड मेरे 2-3 दोस्तों के, बट दे वर ऑल्सो न्यू लाइक मी। तो हमारे पास एज सच कोई इंस्पिरेशन या फिर कोई गाइडेंस के लिए सोर्स नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ मोटिवेशन ही स्टार्टिंग में हमें मतलब हमने अपने अंदर लाया। बट वही है कि जैसा मतलब सोचा तो यही था कि वील गेट थ्रू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और थिंग्स वर गोइंग एज पर प्लान ऑल्सो। मतलब जस्ट बेयरली 2 महीने के अंदर आई कुड क्लियर द प्री आफ्टर द ग्रेजुएशन। फिर मेंस में भी मेरा स्कोर अच्छा रहा सब सब्जेक्ट्स में, बारिंग माय ऑप्शनल, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। अदरवाइज आई कुड हैव गॉटन टू अ वेरी गुड सर्विस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। बट देन मैंने देखा, आई रियलाइज्ड कि पॉल साइंस इज नॉट वर्किंग। देन नेक्स्ट ईयर आई वर्कड ऑन लॉट ऑफ एरियाज। मुझे लगा कि नाउ इज द टाइम कि सिर्फ एक ऑप्शनल में मेरा शायद परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, तो अभी आई शुड नॉट बी डीमोटिवेटेड अबाउट इट, रादर आई शुड बी मोटिवेटेड कि एट 21 यू वर एबल टू ऑलमोस्ट क्वालिफाई द एग्जाम वाला फीलिंग था। तो आई वॉज मोटिवेटेड द नेक्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन आफ्टर वर्किंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत चीज़ों को मैंने जब किया, टेस्ट सीरीज भी ज़्यादा लिखी, आंसर्स भी लिखे, स्ट्रक्चर्ड नहीं था बट स्टिल आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई अगेन फेल्ड मेंस, बट देन विद अ वेरी सब्सटैंशियल मार्जिन, मच मोर देन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो वहाँ पे दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट इन दिस जर्नी कि मतलब यू वर्क अ लॉट। अभी आपकी सिर्फ एक कमी थी कि ऑप्शनल में नंबर नहीं आए थे, अदरवाइज आपने सब में अच्छा स्कोर किया। नेक्स्ट टाइम आप में आपका स्कोर कहीं पर भी अच्छा नहीं था। तो दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट, जब आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स मुझे ये नहीं पता था कि व्हाट आई शुड बी डूइंग, बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी substantial guidance at that point of a time. Nobody from the field. मेरे दोस्तों को अनफॉर्चुनेटली प्री नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ये आसपास मेरे सराउंडिंग में नहीं थे वो लोग जो कर सके। उस समय भी आई लुक्ड टूवर्ड्स माई इनर सेल्फ एंड मुझे ये लगा कि दिस इज़ नॉट द एग्ज़ाम जहाँ पर मैं मतलब अपने आप को जज करूँ कि बेस्ड ऑन द आउटकम्स ऑफ इट आई शुड जज। अदरवाइज सिर्फ मुझे डिमोटिवेशन और डिवास्टेशन ही दिख रहा है आगे कि अगर मैं आउटकम पे बेस्ड करूँ। सो आई वाज लाइक कि एक अटेम्प्ट और दूंगा, अच्छे से अंदर से मतलब खुश होके दूंगा, और अपना कोई बैकअप मैं ढूंढूंगा। अगर ये लिखा होगा क्लियर होना तो ये हो जाएगा, बट बहुत तैयारी से भी नहीं हो रहा है। तो इनर मोटिवेशन ही मैंने, ऑब्वियसली टॉपर स्टॉक बहुत हेल्प करते हैं। तो मैं भी उस समय तक आने लग गए थे, 15 तक 16 तक देयर वर ऑप्शंस अवेलेबल, तो उनको फॉलो किया। बट वो थोड़ा मोमेंटरीली होता है, मुझे लगता है आपको अंदर से मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आई केप्ट माई सेल्फ कि हाँ आई विल बी लुकिंग फॉर अ बैकअप, और इसमें मैं ज़्यादा अपने आप को जज नहीं करूँगा। And ultimately, I could qualify the mains in the subsequent attempt. So that was a moment of redemption for me. मतलब seeing my name पहली बार मतलब mains qualify किया, और उस समय अच्छा फेस चल रहा था क्योंकि NABARD एग्जाम जस्ट क्लियर हुआ था and I was about to join also before the interview itself. तो वहाँ पे मतलब मुझे बहुत confident फील हुआ, और मुझे लगा कि हाँ मतलब
मैं भी उस लिस्ट का पार्ट बन सकता हूँ, मैं भी मतलब इतना ख़राब मैं भी परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ कि आई शुड बी केप्ट आउट ऑफ इट। बट मतलब बहुत कम समय मिला मुझे बिटवीन मेंस एंड इंटरव्यू, तो जो भी मैं उस समय प्रिपेयर कर सकता था मैंने किया और इंटरव्यू ठीक हुआ, बट अल्टीमेटली लिस्ट में नाम नहीं आया क्योंकि मेंस में स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं था। दिस इज योर फोर्थ अटेम्प्ट? नहीं, ये थर्ड अटेम्प्ट था 2016 में। फिर मैंने एक 17 में भी अटेम्प्ट लिया, जब मतलब इंटरव्यू नहीं, मतलब फाइनली जब रिजल्ट आया मेरा नहीं हुआ, तो आई वाज इन अ डाउट कि मैं अभी करूं या ना करूं, क्योंकि जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो चुके थे। बट फिर मुझे ये लगा कि कहीं अभी फ्लो है तो आई शुड मेंटेन इट, और मे बी अगर मैं अभी ब्रेक लूँगा तो फिर शायद वो फ्लो टूट जाएगा। तो आई थॉट कि इस पर्पल पैच में ही आई शुड ट्राई कि आगे अच्छा स्कोर करना। बट मैंने किया, प्री मेरा क्वालिफाई हुआ, बट मेंस के लिए मैं समय नहीं निकाल सका। एक डिसिप्लिन का भी मुझे लगा कमी थी, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मोटिवेशन लेवल भी उस लेवल का नहीं था क्योंकि अच्छी जॉब में आ गया था। और फोर्थ अटेम्प्ट तक काफी ड्रेन भी हो जाते हैं ना? बिल्कुल ड्रेन हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप ब्रेक नहीं ले रहे हैं बीच में। एग्जैक्टली। और जब आप सर्विस में आते हैं, आप नई नई चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन लेवल थोड़ा कम भी हो जाता है, स्पेशली अगर आप एक अच्छी सर्विस में आए हैं। तो मैंने मेंस से बहुत कम दिन पहले सीरियसली उसके लिए तैयारी शुरू करी, और इस बार मेरा थोड़े से मार्जिन से मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। तो उस अटेम्प्ट से मैंने 2 चीज़ें सीखी। एक तो ये था कि अभी मेरी जो लेवल ऑफ प्रेप है वो स्टैग्नेंट है, मतलब ग्रोथ ट्रेजेक्टरी नहीं आ रही, कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हुई है या थोड़ा सा मैं पीछे आया हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा इंटरव्यू आया था कॉलेज, साल नहीं आया। दूसरा मुझे ये समझ आया कि मैं अभी भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आसपास हूँ कहीं ना कहीं, डिस्पाइट मेरी प्रिपरेशन उतनी ज्यादा नहीं हुई इस बार, स्टिल मैं इतना पीछे नहीं गया हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे एक ब्रेक की जरूरत है, और अब मैं अटेम्प्ट्स को वेस्ट नहीं कर सकता जस्ट फॉर सेक ऑफ टेकिंग दी अटेम्प्ट्स। तो ये क्लैरिटी मुझे आ गई थी। तो ऑल दीज ईयर्स, उसके बाद 17 से, मतलब ऐसा प्लान नहीं था कि मैं 5 साल का ब्रेक ले लूंगा, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी रही कि नहीं दे पाए, कि मैं नहीं दे पाया। जैसे 2019 में मेरा ट्रांसफर हो गया, और 20-21 कोविड वाले टाइम्स थे, उस समय जॉब भी थोड़ी चैलेंजिंग हो गई थी, वर्क फ्रॉम होम वाला हो गया। देन दूसरा ये हुआ कि हमारा एक थोड़ा सेटअप में थोड़ा चेंज हुआ, तो उसके लिए वी हैड टू एस्टैब्लिश अ न्यू ऑफिस इटसेल्फ, तो वहाँ पर मेरा काफ़ी समय लगा। तो फाइनली वो सब काइंड ऑफ एक प्रोक्रेस्टिनेशन करते करते, एंड फाइनली इट इमर्ज जब 2022 आ गया और मुझे अटेम्प्ट लेना पड़ा। बट हाँ, अंदर एक फीलिंग थी कि अब वाला जो अटेम्प्ट है वो डिफरेंट होगा पहले के अटेम्प्ट से, क्योंकि अब मैं एक बहुत मैच्योर पर्सन हूँ। मैंने 5 साल 4 साल फील्ड में काम किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब उनकी मदद करने का, उनकी जीवन को सुधारने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। जिंदगी की अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हुई है। जिंदगी की अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई है, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव जो पहले था, मैं एक थ्योरेटिकल, हम यूपीएससी की प्रेप में बहुत ही थ्योरेटिकल बातें करते हैं, लेकिन फील्ड पे किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, किस तरह से स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे मॉनिटर करना होता है, किस तरह से लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। तो इतनी कमिटीज़ का पार्ट होके, इतने प्रोजेक्ट्स को खुद इम्प्लीमेंट करके, कंसीव करके खुद अपने उससे, और हज़ारों लोगों के साथ काम करके, स्पेशली जो रूरल सेक्टर है हमारा, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी, मतलब एक तरह से विजडम की प्राप्ति हुई, नॉलेज से अब एक स्टेप में फर्दर गया। तो मैं बहुत पॉजिटिव था उस लिहाज से कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। True. और अब अगर जो कुछ मिलेगा वो ज़्यादा ही होगा। दूसरा मोटिवेशन दोबारा एग्जाम लेने का ये भी हो गया था कि मैंने बहुत क्लोजली काम किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और मैंने देखा है कि एक सिविल सर्वेंट कितनी फील्ड्स में कितने ज़्यादा चेंजेस ला सकता है। True. मैं एक सेगमेंट में काम कर रहा हूँ और उसमें मैं मुझे मौका मिल रहा है अच्छा काम करने का, लेकिन अगर मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, जो कि ओरिजिनली एक मेरा सपना भी था, तो मैं यही काम को कितने सारे क्षेत्रों में उतार सकता हूं और इसके स्केल को कितना बढ़ा सकता हूं। क्योंकि आज भी मुझे लगता है सिविल सर्विसेज की जो मतलब चेंज करने का उसका पोटेंशियल है ग्राउंड पे,
और जो उसकी रिस्पेक्ट है वो अनमैचेबल है। Unmatchable. True. तो दैट वाज अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, Motivation. नथिंग टू लूज, ओनली टू गेन, Gain. and then I can see around what better things I can do in life if I get into the civil services. Second, एक और एस्पेक्ट में मोटिवेशन का मैं बता सकता हूँ, आई रियली लाइक म्यूजिक एंड सिंगिंग। Wow. तो ऑलवेज मैंने अपने जो फेजेस हैं डिफरेंट हाइज एंड लोज, आई ऑलवेज यूज टू एसोसिएट विद सम काइंड ऑफ अ सॉन्ग। Oh wow. तो इवन जब स्थिति अच्छी नहीं होती थी तो भी उसके लिए आई हैड सॉन्ग्स एंड आई यूज्ड टू लिसन एंड आई यूज्ड टू फील गुड अबाउट इट कि ओके हाँ मेरे जो फीलिंग्स इमोशंस को कितने अच्छे से ये सॉन्ग शब्दों में बयां कर रहा है। एंड देन देयर वर मोटिवेटिंग सॉन्ग्स आल्सो जो सुन के मतलब आई यूज्ड टू फील वेरी कि बस अब तो आई जस्ट गेट बैक टू, हाँ अब तो कर ही देंगे और तो ये वाला भी एक मोटिवेशन वाला फैक्टर रहा मतलब आपका। सो यू हैव अ वेरी रिच एक्सपीरियंस, तो उसी एक्सपीरियंस से हम थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे। प्रीलिम्स के लिए हम जैसे जीएस फर्स्ट पेपर के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं, व्हाट आर द बुक्स दैट यू रेफर टू एंड आपका अप्रोच क्या था उस सब्जेक्ट के लिए एंड आपने कैसे प्रिपेयर किया था एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट द एस्पिरेंट फॉर दैट सब्जेक्ट? राइट, सी जीएस जो प्रीलिम्स का पेपर है, क्योंकि अब वो दैट इज़ द ओनली पेपर जो मेरिट को साबित करता है, तो उसमें आज के समय पे देयर इज नो मार्जिन ऑफ एरर। तो एक चीज़ जो मैं मानता हूँ कि द बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स लाइक फॉर पॉलिटी वी हैव लक्ष्मीकांत, फॉर एनवायरमेंट वी हैव शंकर एंड सम अदर मटेरियल्स मार्केट, देन वी हैव बुक्स फॉर like for geography we have the NCERT and some portions of GC Leong. Then we have for economy, like I used to refer to Indian economy by S. Shankar Ganesh, if I could recall correctly. So that's one book and then there are others as well. तो मैंने मतलब जो basic standard books हैं उनको I focused at the first place. और मुझे लगता है कोई भी सीरियस एस्पिरेंट को हमेशा उसको जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको तो एक बार डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बट प्रीलिम्स आज के समय पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स। ओके, यस, तो क्योंकि क्वेश्चंस भी आप देखें अपार्ट फ्रॉम एक दो एस्पेक्ट्स में, द क्वेश्चंस आर कंप्लीटली लाइक 360 डिग्रीज। ठीक है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत पहले था और अब था, सो यू कैन एक्चुअली गिव अस द पॉइंट्स कि क्या चेंजेस हैं उससे पहले। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस, मतलब 2014 में still CSAT was part of the merit, so I have seen both the CSAT and the post CSAT era. So उस समय बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, उसमें से आपको जनरली वर्बैटिम क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मिल जाते थे। बट अब इतने डायनेमिक क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो प्री की प्रेप मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, स्पेशली रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको इकोनॉमी, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डीपली आपको एक बार जाना पड़ेगा। आप पॉलिटी को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, पॉलिटी ज़्यादातर स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं। आईआर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, स्पेशली द कॉन्फ्लिक्ट रिडन जोन्स, उसकी मैपिंग आज के समय पे बहुत ज़रूरी है। सो यू डोंट नीड टू एक्चुअली नो कि कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है, लेकिन कहाँ चल रहा है एंड वेयर इज इट लोकेटेड ऑन द अर्थ, वो आपको प्लॉट करना है। फॉर एनवायरमेंट आपको मेजर नेशनल पार्क्स जो न्यूज़ में है, यू नीड टू प्लॉट देम एक्चुअली। जो मेजर रिपोर्ट्स आ रही हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड, उसमें क्या कौन उसको रिलीज कर रहा है, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो ये सबको आपको कहीं ना कहीं नोट्स में अपने डालना पड़ेगा। टाइगर रिजर्व्स को आपको नोट्स में डालना पड़ेगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी हैं, कहाँ हैं, यू नीड टू एक्चुअली प्लॉट देम ऑन द मैप ऑफ इंडिया। तो ये वैल्यू एडिशंस आपको करने पड़ेंगे, एक एक कन्वेंशंस आपको पता होने चाहिए जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित हुए हैं। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट आपको आज के समय पे डालना पड़ेगा। और इसकी की सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें बताते हैं कि अब एग्जाम में ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं करनी पड़ेंगी। तो प्री ऐसी चीज है जहां पर ये सब करके क्वेश्चन हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं, क्योंकि लोग अब ये सब करते हैं। True. तो it's not certain that you'll find a question, but that's the basic minimum that you have to do. So apart from this,
जो मैं एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आपको बताऊं, क्योंकि आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ, मैंने प्री हर बार क्वालिफाई किया है, मुझे लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ बैक ट्रैकिंग आपको करनी होती है। लाइक जब आप शुरू में आप कोई टॉपिक्स कंप्लीट कर लें या फिर आपने एक बार जीएस कंप्लीट कर लिए, अब आप एक कन्वेंशनल अप्रोच से रिवीजन ना करें। जैसे हम क्या करते हैं, हम एक बार सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर हम सब्जेक्ट वाइज उठाते हैं, उसको दोबारा बुक को पढ़ने लगते हैं, और ये प्रोसेस हम 2-3 बार करते हैं। दैट्स द स्टैंडर्ड कन्वेंशनल अप्रोच। यहाँ पे आपको एक बार सिलेबस करने के बाद स्टार्ट विद द PYQs एंड द मॉक्स। आप कोई भी इंस्टीट्यूट के मॉक्स आप ले लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप PYQs, सबसे पहले आप PYQs देखें ताकि आपको पता चले किस डायमेंशंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर आप मॉक्स करिए, आप सेक्शनल करें, आप उसके बाद फुल लेंथ करें। अब मॉक्स का पर्पस लोगों को थोड़ा क्लियर होना चाहिए, जो मुझे लगता है। लोग अपने लेवल ऑफ प्रेप को गेज करने के लिए, मैं कितना अभी मेरे स्टैंडिंग कहाँ है, उसके लिए करते हैं, बट दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। क्योंकि वो तो ठीक है, आपको मार्क्स आपके बता देंगे कि अभी वेर यू स्टैंडिंग, बट दैट्स नॉट द पर्पस। आपको एक्चुअली एनालाइज करना है कि सपोज मैंने 100 क्वेश्चंस किए इतने टाइम में, हाँ इतने टाइम में, एंड मेरे 40 गलत हुए। अब मुझे जो बैक ट्रैकिंग करनी है कि वो 40 किस किस टॉपिक से संबंधित है। ओके, यस, सो सपोज मेरा कोई मैं पॉलिटी का क्वेश्चन कर रहा हूँ, और कोई मेरा क्वेश्चन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पर्टिकुलर कुछ गलत हुआ है, तो नाउ माय अप्रोच शुड बी कि मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज अ चैप्टर को दोबारा पढूं। और ऐसा ही आप 40 डिफरेंट टॉपिक्स में करेंगे। सपोज आपका कोई स्पीकर का गलत हो गया, आपने पार्लियामेंट का पूरा चैप्टर पढ़ा, राइट। ऐसे ही इकोनॉमी में कुछ रेपो रेट से संबंधित गलत हो गया, तो पूरा आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा। जब आप ये एक्सरसाइज करने लगेंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज कि जो आपके वीक एरियाज हैं, जो आपने आइडेंटिफाई कर लिए थे मॉक से, अब वो आपके स्ट्रॉन्ग होने लग जाएंगे। कन्वेंशनल रिवीजन में प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब उसको बार बार पढ़ रहे हैं, तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इतने हो चुके हैं कि हमें रिवाइज करने की जरूरत नहीं थी। वीक एरियाज हम पढ़ लेते हैं, मतलब हम, लेकिन एक्चुअली वो हमारे मेमोरी में नहीं जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमने उसको दोबारा पढ़ लिया। जब एग्जाम में हम बैठते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार वो था तो सही, आई सॉ दैट ऑन दैट पेज, बट आई कुड नॉट रिकॉल। और वहीं स्ट्रॉन्ग एरियाज, इवन आपने रिवाइज नहीं भी किया होगा उसको, तो आप कभी उसका क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले। तो इसीलिए ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो वीक एरियाज थे कौन से, आपको ये बैक ट्रैकिंग करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों को समझनी चाहिए कि once you get a question wrong, that's way better than getting a question right. Reason being, जब आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं, तो आपको वो स्ट्राइक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। आप ये सोचते हैं कि हाँ दिस वॉज माई लॉजिक, और इस तरह से गलत हुआ। मैंने जो 2014, 15, 16 में एक्चुअल प्री दिए थे, मुझे आज तक याद है कि मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत हुए थे और क्यों गलत हुए थे। मुझे ये भी याद है कि मैं ये सोच रहा था, और जबकि मुझे ये याद नहीं है कि मैंने ठीक कौन से क्वेश्चंस किए थे। सो दैट इम्पैक्ट है ना, कि यार वो गलत हुआ था, वो उस साल गलत हुआ था, यही मॉक, हाँ यस, यही मॉक में होता है, यार ये गलत करके आया था, और इसका इस तरह से ये राइट आंसर है। You remember your failures basically. You remember your failures. So वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें जाती हैं। So this should be the approach. सभी वीक एरियाज को बार बार आइडेंटिफाई करना, उसके पूरे के पूरे टॉपिक को रिवाइज करना, और टारगेट करना कि अगली बार मैं उसको गलत नहीं करूंगा। एंड दैट्स हाउ, जब आप 40 गलत कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके 38 गलत होंगे, 35 होंगे, और धीरे धीरे आप उस कट ऑफ से कंफर्टेबली ऊपर चले जाएंगे। ट्रू। मूविंग अहेड, अब हम जानना चाहेंगे कि CSATs के लिए आपने क्या क्या बुक्स रेफर करी है, एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर CSATs फॉर दिस अटेम्प्ट ऑफ कोर्स एंड फॉर अदर्स आल्सो। सी, आज के समय पे CSAT हैज टेकन अ 180 डिग्री रोटेशन। अब वो पहले वाले CSATs नहीं रहे। तो इनिशियली बीइंग एन इंजीनियर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी CSAT में। तो सिर्फ 2-4 प्रैक्टिस पेपर्स ही मैंने सॉल्व किए हैं। ओवर द ईयर्स लोग बोल रहे थे CSAT वॉज गेटिंग टफ, बट 2022 तक मुझे लगा कि कितना ही टफ हुआ होगा यार। आई वॉज गेटिंग 170s बैक इन दोज डेज, तो अभी कितना कम हो जाएगा, 100 तक आ जाएगा। इससे ज़्यादा तो
I was under that confidence. तो when I went to the exam, I actually found it tough. 22 वाला मुझे टफ लगा, बट देन 23 वाला मैंने देखा तो 22 वाला अब उससे इजी लगता है. 23 वाला was a completely a different level of a paper. तो कहीं ना कहीं मतलब 22 में मैं बात समझ गया था कि CSAT should not be taken lightly. But yeah, you have to be serious. But मैंने 22 में गलतियां खुद करी थी, सेल्फ वो इन्फ्लिक्टेड थी. तो मुझे लगा I only need to focus कि मैं ये सिली मिस्टेक्स ना करूं and I'll be through easily. तो लेकिन 23 में एक्चुअली में जो स्कोप था वो सिर्फ सिली मिस्टेक्स वाला, तो अगर आपने कर दी तो यू वर ऑलरेडी आउट. बट इवन यू वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड दोज क्वेश्चंस दैट कैन बी डन. सो लकीली मेरे केस में क्या हुआ कि जो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट इस साल जो आया था पैसेजेस, दे वर रिलेटिवली इजी. तो मेरा फोकस यही रहा कि मैं उनको करूं. तो ऑलमोस्ट 27 क्वेश्चंस थे, तो मेरा ये था कि मैं इसमें 22-23 एटलीस्ट ठीक करूंगा. उसके बाद आई विल पिक एंड चूज. जो मैथ्स और रीजनिंग के डुएबल क्वेश्चंस है वो मुश्किल था हालांकि उसमें पेपर में पिक एंड चूज करना, बट स्टिल मेरा टारगेट यही था कि मैं सिर्फ मैं 18 क्वेश्चंस चूज कर पाया था. हालांकि और भी अटेम्प्ट किए थे, बट अल्टीमेटली 18 में ही मैं कंक्लूजन पे पहुंच पाया था. और उनमें 14 क्वेश्चंस ठीक हो गए, तो मेरा वो मार्जिन से क्लियर हो गया. बट मैं जो इसमें समझ पा रहा हूँ, मैंने कोई बुक्स को रेफर नहीं किया, सिर्फ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी है सॉल्व करने की PYQs. तो आज के समय पे इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ये और कितना डिफिकल्ट आए. आप एस्पिरेंट्स को PYQs एटलीस्ट जो लास्ट 3 से 4 साल के बहुत डिलिजेंटली करने चाहिए एक बार. और जो इसमें डुएबल एरियाज है, मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंशन बहुत हद तक डुएबल एरिया है. उसके आंसर्स मतलब आप कर सकते हैं, 1-2 में कुछ क्वेश्चंस में डाउट होगा, बट जनरली यू विल कम आउट. सो आपको वहाँ पे फोकस हमेशा करना चाहिए. बहुत लोग इसमें क्या कर रहे हैं, उनको लगता है मैथ्स इज लाइक ब्लैक एंड व्हाइट होता है कि यू गेट द आंसर, इट्स करेक्ट. लेकिन मैथ्स इतना डुएबल नहीं आ रहा है. लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ग्रेट इंस्टीट्यूशंस, दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई. सो वो वाली अप्रोच थोड़ी सी ट्वीक करनी चाहिए. पैसेजेस को उसका मतलब अच्छे से पहले आप पैसेजेस करें, फिर उसके बाद वो एरियाज आइडेंटिफाई करें मैथ्स के, रीजनिंग के, स्पेशली जो आपने मान लो प्रैक्टिस कर रखे हैं. आपका मान लो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम अच्छा है, आपके एवरेजेस अच्छे हैं, तो वो क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस करें. थोड़ा रीजनिंग का थोड़ा बेसिक करके जो जिस तरह के पैटर्न आ रहे हैं एक बार देख लेना चाहिए. स्पेशली जो जिनको थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है CSAT में, उनके लिए, जो अच्छे से आज भी क्वालिफाई कर रहे हैं लोग, तो दे जस्ट नीड टू गो एंड जस्ट मे बी 1-2 प्रैक्टिस करके दे कैन क्वालिफाई इट. Attempt that. Perfect. Moving ahead, next step is mains, जिसमें आप ही नहीं बताया कि बहुत कम समय होता है, इतना टाइम नहीं मिलता, and it has a lot of subjects. Starting with English and language, तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि usually people just leave the language aside कि हाँ देख लेंगे इसको, तो पहले important कर लेते हैं. I'm among those people only. How did you prepare for it then? See, actually, मतलब कमिंग फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, तो दैट वाज नॉट अ ट्रबल, बिकॉज आपको कट ऑफ बहुत ज़्यादा उसमें नहीं चाहिए होती. तो ओनली फॉर पीपल जो थोड़ा सा उसमें स्ट्रगल करते हैं या उसको लिखने में थोड़ा सा परेशानी आती है, मुझे लगता है कि जस्ट आप जैसे ऐसे है, ऐसे काफ़ी मार्क्स का आता है, आप एक ऐसे प्रैक्टिस कर लें तो इंग्लिश में लिखने का. ऐसे ही जो और मान लो पैसेजेस हैं तो 1-2 सॉल्व कर लें. तो 1 साल का मतलब आप PYQ सॉल्व कर ले. ओनली फॉर दोज पीपल आई वुड सजेस्ट जिनको थोड़ा सा इंग्लिश में मुश्किल है. तो मुझे इसके लिए कोई खास तैयारी की कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी थी. ओके जी. मूविंग अहेड, वी हैव GS1. यस. उसके लिए आपने कैसे अप्रोच किया एंड व्हाट वर द बुक्स यू रेफर्ड फॉर दैट? राइट. सी, GS1 इज वन सब्जेक्ट जो प्री से काफी लिंक्ड है, क्योंकि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर बहुत हद तक प्री में कर लेते. तो मुझे लगता है वन शुड बी having an integrated approach. True. वहाँ पे आप कोशिश ये करनी चाहिए कि आप मेंस में दोबारा वो सारी चीज़ें ना पढ़ें, आप प्री अच्छे से उसका दें. तो जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मैंने रेफर करी थी एंशंट इंडियन हिस्ट्री की जो बुक्स हैं और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की जो बुक है, ओल्ड NCERT. और मॉडर्न इंडिया के लिए आई रेफर टू स्पेक्ट्रम. सो जो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बुक्स है, मैंने रेफर करी थी ओल्ड NCERT. आई थिंक अर्जुन देव जी की किताब है वो. तो दैट वाज अबाउट हिस्ट्री. उसके साथ साथ जैसे ज्योग्राफी है, मैंने 11th-12th की NCERTs करी, मेनली फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी. थोड़ा बहुत पोर्शन मैंने जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला एस्पेक्ट है उसकी NCERT से देखा था.
थोड़ा सा मैंने जीसी लियोंग को भी फॉलो किया उसके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो करंट में जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं, मतलब सम न्यू काइंड ऑफ साइक्लोन, तो साइक्लोन की क्या फंक्शनिंग है, कुछ यूट्यूब वीडियोस मतलब उस पर देख ली जस्ट टू नो द कॉन्सेप्ट, क्योंकि ज्योग्राफी में यू रिक्वायर दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो दैट वाज अबाउट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। आर्ट एंड कल्चर, आई थिंक नितिन सिंघानिया जी की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी है। मैंने उनके बहुत पहले के क्लास नोट्स रेफर किए थे, तो मैंने एक्सटेंसिवली किताब कवर नहीं करी है। उनके नोट्स थे जो बहुत पहले, आई थिंक 14-15 के अराउंड के नोट्स उस समय थे, जब किताब से पहले की बात है, तो वो मैंने रेफर किए थे, बहुत कंसाइज थे। और एक बार मैंने जब कर लिया तो, और मैंने जब किताब देखी तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं किताब को दोबारा पढ़ सकूं। और इसके अलावा मतलब सोसाइटी की जहाँ तक बात है, तो सोसाइटी वॉज वन एरिया जिसको मैंने बहुत ज़्यादा मतलब तरजीह नहीं दी थी द प्रीवियस अटेम्प्ट्स, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। तो मैं सच बताऊं, 2022 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने सोसाइटी को अलग से पढ़ा था, मतलब फॉर दैट। सो मैंने कुछ जैसे टॉपर्स नोट्स रेफर किए, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से कुछ पोर्शंस मैंने वहाँ से किया। तो इस तरह से मैंने मतलब एक अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज से एक अपने नोट्स तैयार किए। तो वो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि पहले वाले अटेम्प्ट्स में क्या इशू हो रहा था कि आई वाज स्किपिंग द सोसाइटी पोर्शन, की ये बहुत जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनमें कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप इनको एक्सपीरियंस से लिख सकते हैं, विच इज़ ट्रू। लेकिन वन थिंग वी शुड नॉट मिस आउट अपॉन इज देयर आर सोशियोलॉजी पीपल एंड लॉट ऑफ देम, और दे हैव अ लॉट ऑफ कमांड ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। और हर ऑप्शनल सब्जेक्ट की कुछ की टर्मिनोलॉजीज होती हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस की अपनी है, इफ यू हेयर ना, काफी विल बी हैविंग सच वर्ड्स लाइक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एंड ऑल दीज, तो वो उसके जार्गन से। ऐसे ही सोशियोलॉजी के अपने जार्गन से, लाइक पिंक कॉलराइजेशन, ग्लास सीलिंग इफेक्ट एंड ऑल दीज। तो मुझे लगा कि मुझे उनके बारे में पता नहीं है, एंड पीपल आर यूजिंग इट, सो यू आर कम्पीटिंग विद दोज पीपल ऑल्सो। तो आपका आंसर बहुत ही एवरेज वहां पर दिखता है। इट्स नॉट अबाउट आपको सोशियोलॉजी की नॉलेज उसके लिए चाहिए, बट स्टिल कुछ तो बेसिक्स आपको पता ही होने चाहिए ना, कि आपका आंसर सोसाइटी के टर्म्स में वो खरा उतर भी रहा है नहीं। तो ये गलती मैं पहले कर चुका था। तो 22 में मैंने काफी सोर्सेज से एक अपने नोट्स बनाए, बट इशू ये हुआ कि मैं उनको रिवाइज नहीं कर सका। और मुझे नहीं लगता 22 के अटेम्प्ट में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ उनसे फ़ायदा उठा पाया। 23 के अटेम्प्ट में मुझे लगता है जो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करी वो यही था कि मैंने उन नोट्स को दोबारा पढ़ा, उनको कंसोलिडेट करके और छोटा किया। उसमें कुछ करंट डेवलपमेंट्स जो हैं की चीज़ें वो ऐड करी, कॉम्प्रिहेंसिव थे और छोटे थे, और उनको बहुत बार मैंने रिवाइज किया ताकि मैं उनको इंटरनलाइज कर सकूं। अगर क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड आएगा तो मुझे सोचना ना पड़े कि किस तरह की चीज़ें मुझे उसमें डालनी है। अब तक मैं एक्सपीरियंस बेस्ड आंसर लिख रहा था, कोई एक पॉइंट आ रहा था, नहीं आ रहा था। सेम मैंने आर्ट एंड कल्चर में भी किया, बिकॉज दैट्स ऑल्सो वन वेरी स्कोरिंग पार्ट। तो मैंने आर्ट एंड कल्चर के भी जो अपने मतलब जो क्लास नोट्स थे उनसे, और एक दो जगह से और से कुछ यूट्यूब वीडियोज से, मेजर जो मैंने 20 टॉपिक्स हो सकते हैं, लाइक पोट्री, म्यूजिक, डांस, आर्किटेक्चर, मेडिवल। You had an interest in... या सो इन मतलब 20 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस को, और उसको मैंने ऑलमोस्ट 30-40 पेज के मैंने नोट्स बना लिए, बहुत छोटे और क्रिस्प। और मैंने फिर वही मल्टीपल रिविजन वाला एस्पेक्ट मैंने किया, ताकि आई शुड हैव अ काइंड ऑफ मसल मेमोरी फॉर इट। सो दीज वर द टू थिंग्स जो मैंने एक्चुअली GS1 को बेटर करने के लिए किया। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मोर और लेस वर ऑलरेडी कवर्ड विद द प्री चीज, तो मैंने जस्ट थोड़े बहुत रिविजन करी होगी, बट अलग से मैंने अपार्ट फ्रॉम जो प्री में मैंने पढ़ाई करी उसके अलावा नहीं करी। ओके, मूविंग अहेड टू JS2, और उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? अप्रोच क्या थी आपकी, एंड बुक्स क्या थी? अगेन द सेम क्वेश्चन। सी बुक्स, अगर हम स्टैटिक की बात करें तो लक्ष्मीकांत सर्व्स दैट पर्पस वेरी वेल, एंड क्योंकि मैं पॉल साइंस ऑप्शनल से था तो बहुत चीज़ें लाइक IR वाला मुझे अलग से प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं थी, और इवन जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी वाला पार्ट है, कहीं ना कहीं वो मतलब आपका पॉल साइंस ऑप्शनल में कवर होता है, तो बहुत चीज़ें आपकी सिमिलर सी हैं। तो मुझे पता था एक की मेहनत दूसरी जगह काम आएगी, बट अगेन इस बार मतलब मैं यही कहूँगा, मुझे लेटली रियलाइज हुआ, बट द वैल्यू फॉर योर नोट्स, मतलब वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो उसमें भी अगेन मैंने यही किया कि मैंने
पूरे सिलेबस को कुछ 12 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया, लाइक हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, सेलिएंट फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर देन पार्लियामेंट एक पूरा सब टॉपिक, मतलब एक अलग ब्लॉक हो गया, देन वी हैव एग्जीक्यूटिव वाला, देन वी हैव फेडरल रिलेशंस, देन वी हैव डेवलपमेंटल इश्यूज, राइट, देन बॉडीज लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, देन IR का, मतलब तो ऐसे 12 ब्लॉक्स में मैंने डिवाइड किया, एंड देन आई फाउंड आउट द टॉपिक्स बोथ स्टैटिक एंड करंट कि ये न्यूज़ में चल रहे हैं रिलेटेड टू दीज। उन पे फिर मैंने एक्सटेंसिवली अपनी नोट मेकिंग स्टार्ट करी, और एक मैं स्टेप फर्दर गया, मैंने ये रियलाइज किया कि इसमें एग्जाम में आप जितना कम एफर्ट डालोगे उतना लिखते हुए, उतना ही आपका अच्छा होगा, क्योंकि आप पहले अगर अपने घर पे एफर्ट डाल के जा रहे हो तो इट मेक्स इट एफर्टलेस। तो नॉट जस्ट लाइक कि रैंडम नोट मेकिंग कर दी एक सब्जेक्ट पे, बट आई शुड बी रेडी विद सर्टन कंक्लूजन, सर्टन लाइक इंट्रोडक्शंस, कि सर्टन कमिटी रिकमेंडेशंस, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे उस टॉपिक से संबंधित। तो मैंने प्रयास यही किया कि हर टॉपिक में आई शुड हैव अ कंप्लीट आंसर, एक मिनी एसे काइंड ऑफ हो, और किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आई कुड जस्ट पिक आउट सर्टेन पॉइंट्स और मैं उसको रेप्लिकेट कर सकूं। तो वो मैंने एफर्ट डाला, ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ उसमें। GS2 का स्कोर अच्छा है बट बहुत अच्छा नहीं था, बट हाँ अगर ये एफर्ट नहीं डाला होता तो मुझे नहीं लगता कि वो जो दैट इज वो जो एफर्ट डाला उस वजह से आज हम यहाँ पर हैं। I can say that, yeah. Moving ahead, our next subject is GS3. उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया इन बुक्स एंड एवरीथिंग? ओके, सो GS3 बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स सब्जेक्ट है, और क्योंकि उसमें इतने डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, तो GS3 में जैसे इफ वी स्टार्ट अबाउट इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में वी हैव सब पार्ट्स, लाइक एक तो बेसिक इकोनॉमिक्स वाला हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ, GDP वाला एस्पेक्ट हो गया, then we have this monetary policy and fiscal policy, budget related aspect, and then we have agriculture, industries, infrastructure, ये different parts हैं। तो वहाँ पे भी मेरी strategy same रही कि मैं हर चीज़ पे I should be prepared with certain basic content plus the kind of latest developments happening and matched into it. तो I started preparing notes for that also, and मैंने varied sources को use किया, मतलब mainly they were compilations, मतलब ईयरली मंथली, नॉट जस्ट वन इंस्टीट्यूट, 2-3 इंस्टीट्यूट्स का मैंने वो रेफर किया मटेरियल, और वहाँ से मैंने मतलब वही है, मैंने अपनी बाउंड्रीज फिक्स करी कि इतने टॉपिक्स पे मैं नोट्स बनाऊंगा, और इसके अलावा मतलब ये नहीं कि मैंने कोई टेस्ट लिखा तो उसमें कुछ भी रैंडम क्वेश्चन आ गया तो आई शुड स्टार्ट डूइंग सर्च फॉर इट। नहीं, मेरे जो करंट में मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चंस हैं, प्लस जो स्टैटिक में मुझे लगता है, तो उनका एक मेरा प्रयास रहा। तो इकोनॉमिक्स में मैंने ये किया। एग्रीकल्चर एक टॉपिक ऐसा है जो जिसपे 3 से 4 सवाल आ रहे हैं। लकीली मेरे बैकग्राउंड की वजह से, क्योंकि मैंने नाबार्ड में 7 साल काम किया, तो वहाँ पे मुझे कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपार्ट फ्रॉम कुछ फैक्ट्स जो फैक्चुअल डेटा से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है अगर मैं प्रिपेयर करता आई वुड हैव रिटन वर्स आंसर्स। रीज़न बीइंग कि वो आंसर्स बहुत थ्योरेटिकल होते हैं, और जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मुझे लगता है मैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस से बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही एक मल्टी डिमेंशनल आंसर लिख सकता हूँ, और 22-23 में मुझे एडवांटेज रहा। जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का क्वेश्चन आया था 2022 में, आई कुड रिकॉल। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मैंने प्रैक्टिकली बहुत जगह देखा है, मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया है, मैंने उस पर ट्रेनिंग्स करी हैं, तो मेरे लिए तो वो इट वाज, मतलब मेरे तो वो दिमाग में एच है कि उसके कितने डायमेंशंस है। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस फॉर मार्केटिंग पे क्वेश्चन आया, सो मैंने वो एक्चुअली में आई हैव डन प्रोजेक्ट्स ऑन इट, आई हैव एक्चुअली जो बातें करते हैं वो मैंने इंप्लीमेंट करी है, तो मेरे लिए इट वाज नथिंग न्यू। सो आई थिंक वहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन में आई हैड दैट एडवांटेज। डिजास्टर मैनेजमेंट की जहाँ तक बात करें, जो दूसरा एक मेजर सब्जेक्ट है GS3 में, वहाँ पे आई थिंक आपको जस्ट यही करना है कि 10 से 12 जो भी डिजास्टर्स हैं उनके आपको लाइक यू जस्ट हैव टू कॉजेज क्या हैं और किस तरह से हम उसको लाइक वी कैन टैकल इट। सो दीज थिंग्स, मतलब 10 से 12 जो मेजर डिजास्टर है, दिस इज व्हाट आई डिड एंड रिकमेंडेशंस एंड ऑल। सो मतलब आपको जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स ऑन दीज थिंग्स। सिक्योरिटी एक एस्पेक्ट है जो हमें अच्छे से करना है, क्योंकि सिक्योरिटी में जो वैल्यू फॉर योर एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो सिक्योरिटी में भी मैंने प्रयास यही किया। सिक्योरिटी में जनरली क्वेश्चंस आर करंट लिंक्ड,
जैसे इस पर ड्रोन्स का आ गया, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस आ गया, दे वर लाइक ऑल वेरी करंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो मैंने यही किया कि ज़्यादा स्टैटिक पार्ट को उसमें कुछ मैंने कवर नहीं किया, कोई स्टैटिक बुक नहीं पढ़ी, सिर्फ ईयरली जो कंपाइलेशन है उससे जो मेजर टॉपिक्स हैं उन पे मैंने उठाए। सिमिलरली आई डिड फॉर साइंस एंड टेक, आई डिड नॉट गो फॉर द बेसिक स्टैटिक पार्ट्स ऑफ थिंग्स कि मैं उसकी टेक्नोलॉजीज को समझूं, एंड ऐसा क्वेश्चन डिमांड भी नहीं करता है, तो साइंस एंड टेक के लिए भी मैंने यही फॉलो किया। सो न्यूज़पेपर रीडिंग एवरी डे होता था या फॉर दैट जनरल नॉलेज वाले के यू टुक अ मैगजीन और एनीथिंग एल्स, वो रेगुलर था? सी आई वुड सजेस्ट मतलब कि रेगुलर रीडिंग करनी चाहिए एस्पिरेंट्स को। मैं नहीं कर पाया बहुत हद तक, अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू के टाइम आई वाज वेरी रेगुलर बट मैं नहीं कर पाया मेरी कंपल्शंस की वजह से। बट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप रोज़ एक बार न्यूज़पेपर पढ़ें, मतलब 45-50 मिनट्स, तो उसके बाद ऐसा नहीं है यू नीड टू लाइक क्रैम इट और रिकॉल इट या उससे नोट्स बनाना, दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ द न्यूज़पेपर। बट वो जो स्टोरीज उसमें डेली चल रही हैं, जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं, जब वो सब मंथ के एंड में कंपाइलेशंस के फॉर्म में आती हैं, तो आपको वो पढ़ के सारी, क्योंकि आपको स्टोरी पता है, हाँ, उसकी सारी बैकवर्ड फॉरवर्ड सारी चीजें पता है ना, हाउ इट इज डेवलपिंग ये आपको पता है। सो फॉर यू इट इज नॉट अ न्यू स्टैटिक मटेरियल। जैसे आप अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, आप सडनली कोई कंपाइलेशन उठाएं, तो आपको लगेगा यार इट्स अ काइंड ऑफ न्यू टॉपिक फॉर मी, राइट। एक स्टैटिक मतलब एक जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसी तरह से वो भी होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है हुआ क्या है, व्हाट्स द बैकग्राउंड ऑफ इट। तो ये चीज के लिए बहुत जरूरी है आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ें, ताकि कंपाइलेशंस आपके दिमाग में एच हो जाएं। एक चीज जो अवॉइड करनी होती है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, जैसे लोग 3 से 4 घंटे 2 घंटे लगाएंगे, 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। उससे नोट्स बनाना इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वहां पे आप डुप्लीकेट करेंगे अपने एफर्ट्स को, बाद में आपको अच्छी अच्छी कंपाइलेशंस आएंगी, मिलेंगी, तो आप क्यों इतना एफर्ट उसमें डाल रहे हैं? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम बेसिकली, मैनेज करना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा आपको करना है तो जस्ट पिक अ कपल ऑफ से केस स्टडीज। मान लो आपको कुछ लगा कि कहीं पे किसी सिविल सर्वेंट ने अच्छा काम किया है, यू पिक दैट अप फॉर योर GS4 की कोई केस स्टडी डालने के लिए, या कोई अच्छे से फैक्ट्स हैं कुछ किसी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो वहां पे यू पिक दोज फैक्ट्स, बट दैट इज इट। ओके, then moving ahead we have GS4, and we have optional. You had optional में Pol Science. How did you prepare both of them, Pol Science and GS4? And plus books, of course, we need to know the books as well. Okay. See, GS4 में मैंने कोई स्पेसिफिकली बुक नहीं पढ़ी है, उसमें भी I would say मैंने बहुत पहले, मतलब जैसे क्लासरूम उसमें मैंने थोड़ा सा सीखा था। GS4 मैंने अलग से किया है, मैंने पर्टिकुलर, क्योंकि जब मैंने कोचिंग करी थी उस समय इट वाज नॉट अवेलेबल GS4, क्योंकि उसमें सिलेबस का पार्ट ही नहीं होता था। तो मैंने फिर GS4 को अलग से पढ़ा, एंड देन वहाँ से मैंने जो क्लास नोट्स बनाए वो मैंने मतलब वो मेरे मेजर वाले वो था एस्पेक्ट। बट आई थिंक GS4 में भी यू रिक्वायर व्हाट यू रिक्वायर इज कि आपको जितने टॉपिक्स हैं उनकी बेसिक डेफिनेशंस, उनके मतलब बहुत क्लियर होने चाहिए। सबसे इजी आप काम कर सकते हैं तो उनके मीनिंग्स को एक सिंप्लीफाइड वर्जन में, अगर इंटीग्रिटी है तो आपको इंटीग्रिटी आपको पता होना चाहिए अंदर से कि इंटीग्रिटी है क्या। आप बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में उसको लिखें, चाहे आप उसमें कोई क्लास नोट्स रेफर कर सकते हैं, चाहे आप कोई यूट्यूब सोर्स रेफर कर सकते हैं, या फिर आप रैंडम गूगलिंग करके भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने जैसे बोला कि अंदर तक पता होना चाहिए, इसका मतलब वो होनी भी चाहिए वो क्वालिटी आप में, राइट? एब्सोल्युटली, यू शुड फील इट, मतलब अगर महसूस होना चाहिए था आपको। जी, जैसे एम्पैथी है। हाँ। अब एम्पैथी मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं जब फील्ड में जॉब में गया तो व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड बहुत सारे जैसे रूरल एरियाज, तो वहाँ पे मैंने जब देखा, मतलब जो हमारे रूरल वुमेन हैं, तो जब वो बता रहे हैं कि उनके घर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक है और उनके पास कोई कार्य नहीं है, अगर हम किसी तरह से उनको किसी कार्य से जोड़ सकें तो मतलब दे विल बी वेरी हैप्पी, एंड दे वर टीयर्स इन देयर आईज। तो वहाँ पे आई सॉ एम्पैथी इन प्ले, कि मेरे मन में, मतलब आई कुड फील दैट थिंग, ऑब्वियसली नॉट टू द एक्सटेंट पॉसिबल, मतलब जो वो कर रहे हैं, बट टू व्हाटएवर एक्सटेंट यू कुड। यस। तो मैंने मतलब
वो मतलब उनकी कुछ स्किल डेवलपमेंट करके, उनकी क्रेडिट लिंकेज करके उनको कुछ लाइवलीहुड एक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास किया। काफ़ी बार सफलता मिली, काफ़ी बार नहीं मिली, बट आई सॉ एम्पैथी इन प्ले। तो ये बात सही है कि जस्ट वर्ड्स नहीं जानना, एक बार उसको महसूस करना है, कंपैशन को महसूस करना है, इंटीग्रिटी को, जैसे आप सर्विस में इंटीग्रिटी को बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं कि ओके यू जस्ट डोंट हैव टू यू नो talk the talk but walk the talk also. Walk the talk, absolutely. So you need to be very clear about everything. Probity क्या है ना, and corporate governance क्या है, मीनिंग, और फिर उसके अच्छे एग्जाम्पल्स। आपके एग्जाम्पल्स पर्सनल लाइफ से हो सकते हैं, आपके एग्जाम्पल्स कोई ग्रेट लीडर से हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं, सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं, और या हमारे जो महान व्यक्ति रहे हैं लाइक गुरु नानक देव जी और स्वामी विवेकानंद जी। सो इनके एग्जाम्पल्स भी, इनके तो काफी एग्जाम्पल्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो वहां से वी नीड टू पिक एंड चूज कि अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हम हर टॉपिक पे ला सके। और GS4 इज मोर ऑफ अ फीलिंग। मैं हमेशा उसको बहुत फीलिंग से लिखता हूँ। मेरे मतलब बहुत लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे दो, उसको भी ऑब्जेक्टिवली 1 2 3 4 1 2 3 4 करके लिखो। मेरे साथ ऐसा नहीं हो। मुझे लगता है कि मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो मैं उसको उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, महसूस करके। मैं उसको ये नहीं कर सकता मैं 10 पॉइंट कुछ भी लिख के 1 2 3, जैसे हम GS 1 2 3 में हमारी प्रयास यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन उसके खोलें, लेकिन GS4 में मुझे लगता है मैं उसको महसूस करूँ, एप्ट एग्जाम्पल उसका दे सकूँ, ताकि सो GS4 में जैसे आपने बोला आप उसको महसूस करके लिखते हैं, योर रिजल्ट्स वर आल्सो दैट इम्पैक्टफुल फॉर यू? यस, दिस टाइम अराउंड मैंने अच्छा स्कोर किया। लास्ट टाइम अराउंड में मेरा स्कोर डिसेंट था। तो GS4 में जनरली ओवर द इयर्स मेरा स्कोर ठीक रहा है हमेशा। बेटर होता है, एम्पैथी बेटर होती है। यस, बट समटाइम्स द एग्जाम में इवन आपकी क्वालिटीज बेटर हो रही है तो कई बार आपका स्कोर कम भी हो जाता है। सो इट्स नॉट ऑलवेज रीडिंग एंड absolutely lots of other factors, but I think जैसे GS4 की जो केस स्टडीज थे मुझे हेल्प मिली। मेरे वही मैं कहूँगा मेरे जो प्रैक्टिकल जॉब का एक्सपीरियंस था, तो जो उसमें सॉल्यूशंस मांगते हैं केस स्टडीज में, क्योंकि देयर इज अ केस दैट ये ऐसा ऐसा है, ये सिचुएशन है, व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। तो उस समय भी मतलब मैं एक्चुअली भी पहले आप उसको फील करो कि आप वहां पर हो, उस सिचुएशन में हो। तो मैं अपने को सेल्फ में करके देन मेरा जो अनुभव रहे हैं व्यक्तिगत, उसके हिसाब से मैं क्या कोर्स ऑफ एक्शन लूंगा ताकि इस समस्या को सॉल्व कर सकूं। तो मुझे लगता है थोड़े से प्रैक्टिकल ज्यादा हैं, क्योंकि मतलब मेरे खुद के पहले के सजेशन से जब मैं बिना जॉब के मैंने एग्जाम दिया था, तो क्योंकि आपको पता है व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क, तो केस स्टडीज के लिए अलग से कुछ नहीं किया, जस्ट प्रीवियस ईयर कुछ केस स्टडीज को देखा, उनको कोशिश करी जस्ट बुलेट फॉर्म में सॉल्व करने की, बस दैट वाज माय थिंग। एंड फॉर योर ऑप्शनल? या so see, political science and international relations was my optional, and I've seen one of the worst marks जो मैं ला सकता था उसमें, and also this time around luckily God's grace one of the highest also. Wow. Yeah, so from the low to the high. Wow. Yes, so I have seen it all. See, उसमें मेरी जो मतलब मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा बुक्स रीड करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर बेसिक करनी है तो मुझे लगता है O.P. Gobay इज अ वेरी गुड बुक फॉर पॉलिटिकल थ्योरी वाला पार्ट। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसमें कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। कुछ लोग एंड्रयू हेवर्ड भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बुक है। मुझे थोड़ी सी वो एक हायर लेवल लगती है, अगर वो कोई उसमें जा रहा है तो वन कैन गो। एक सुशीला रामास्वामी की भी किताब है, कुछ सिलेक्टिव रीडिंग आप उसमें से कर सकते हैं। तो ये है आपका सेक्शन 1A जो पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट का एस्पेक्ट है। अदरवाइज आप कोई भी स्टैंडर्ड क्लास नोट से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप इफ यू वांट टू जॉइन अ क्लासरूम प्रोग्राम, वो दैट्स आल्सो गुड। डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, व्हाट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। जैसे मतलब मुझे लगता है कि फॉर नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड स्टूडेंट they can join a classroom program. There's no harm, because eventually आपको ऑप्शनल में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा कि मतलब आप नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड के आपने आर्ट्स वो लिया है तो आपको कोई ज्यादा नंबर नहीं देने वाले। अल्टीमेटली यू आर कंपीटिंग विद वेरी गुड पीपल इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड नोट्स कोई भी मतलब एक अच्छे उसके यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, एंड वहां से आप हर जितने भी थॉट्स हैं, थिंकर्स हैं, अप्रोच वही रखनी है।
अप्रोच वही रखनी है कि एक स्टैंडर्ड अच्छे इंट्रोज आप तैयार करें। आप उसमें इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे व्यू पॉइंट्स लाएं। जैसे कोई बुक है दैट सब्सटेंशिएट्स दैट थिंकर आगे चल के, मतलब या फिर कोई और आगे थिंकर आया जिसने उसको मतलब ही हैज सपोर्टेड द व्यू पॉइंट ऑफ दैट थिंकर और क्रिटिसाइज्ड द व्यू पॉइंट, तो यू शुड बी रेडी कि अच्छा ये मान लो एरिस्टोटल का सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है। नाउ दे मे बी पीपल सपोर्टिंग इट, there may be also practical examples of that thing in play, and then there would be people criticizing it also, मतलब obviously the scholars at the same time। तो आपको वो सब लिखना है कि उसके positives, उसके negatives और उसके way forward। तो ये जब एक्सरसाइज आप हर चीज के लिए करेंगे, मतलब फॉर ऑल द टॉपिक्स, एंड ऑब्वियसली क्लास नोट्स आप वर्बैटिम नहीं लिखना है, आपको थोड़ा सा अपनी मेहनत करके ही करना है। सो दैट इज अबाउट सेक्शन 1A। सेक्शन 1B इज इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो कि आपका अगेन जो GS2 से थोड़ा लिंकेज वाला पार्ट है, जिसमें आपका एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, ये सब पोर्शंस आ जाता है। देन कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटीज एंड ऑल दीज थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सब इसका पार्ट आता है। उसमें लक्ष्मीकांत वॉज द स्टैंडर्ड बुक, जो स्टैटिक पार्ट है उसमें वो कवर कर लेता है। अपार्ट फ्रॉम इट आई थिंक इग्नू का एक मटेरियल है, मैंने MA भी किया है इग्नू से, सो इन पॉलिटिकल साइंस, तो या सो कुछ पार्ट मैंने वहाँ से कवर किया उसका। आई थिंक डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट एक उसका मॉड्यूल है। तो so it was before attempting for all these exams? Actually I joined the MA program in 2015. Okay. So it was right after first attempt. Yeah, so I had joined that program. तो मैंने I think 16 में for the first time I utilized that. 14, 15 were disasters as far as pol science was concerned. But 16 में I saw a jump. एक और रीजन 16 में जंप का ये था कि मेरे को पहली बार ये पता लगा कि पॉल साइंस का आंसर लिखते कैसे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली जो आप कंटेंट वाला पार्ट इज द इजियर थिंग, मैं सच बताऊं आज के समय पे अच्छे आपको मतलब मटेरियल मिल जाएगा, आपको क्लासरूम प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो मिस आउट करते हैं लोग वो इज द आंसर राइटिंग एस्पेक्ट ऑफ इट। ऑलराइट, यस, तो वो रिसीव करने के लिए है, बट हाउ डू यू put it on the paper? Absolutely, you're absolutely, because there's a certain way of writing an arts answer. Absolutely. So आप मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है like you tell like say suppose Plato's theory of state. तो अब आपको सीधा Plato's theory, जैसे being an engineer the easiest thing will be we'll start with the Plato's theory of state, है ना, सीधी बात, no बकवास kind of, but actually that does not work. First you need to tell what is a state and what's its relevance in political science. Then do we have any prior theories of state than Plato? Now Plato being a pioneer, उसकी actually is one of the पहली मतलब जो initial theories है, तो we'll start with the Plato's theory of state, but that does not end. Then we'll have to have जो आगे theories of states आई हैं, से एरिस्टोटल की क्या रही, या आगे चल के मैकियावेली क्या कहता है उसके बारे में, हॉब्स क्या कह रहा है, नियोलिबरल स्टेट्स क्या हैं जो आज के कंटेम्पररी वाली हैं, है ना, उसके पहले जो आपकी लाइसेस-फेयर स्टेट कैसी है। तो ऑल दीज आपको मेंशन करना है कि वो प्लेटो की थ्योरी ऑफ स्टेट से कैसे डिफरेंट है या कैसे सिमिलर है, प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ स्टेट है उसके क्रिटिक क्या है, एंड फाइनली व्हाट इज द लार्जर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटोस थ्योरी ऑफ स्टेट इन द मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। सो इसका 360 व्यू, इसका 360 व्यू, ये चीज मुझे एक्चुअली में नहीं पता थी। सो आई यूज्ड टू स्टार्ट कि हाँ क्वेश्चन देगा आंसर शुरू किया, तो ये चीज मेरे को समझ आई कि पहले 1-1.5 पैराग्राफ पे आपको भूमिका बनानी है उसका इंट्रो इस तरह से देना है, उसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर 360 डिग्री एनालिसिस। सो दैट आई थिंक आई स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग इन द थर्ड अटेम्प्ट। मुझे थर्ड अटेम्प्ट में ये बात जाके समझ आई, तो मेरा एक सब्सटैंशियल जंप भी लगा। मैं मतलब बिलो पार स्कोर से मैं एवरेज अबव एवरेज लीग में आने लगे। दैट्स व्हाई आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल इन द थर्ड अटेम्प्ट। दैट वाज वन प्राइम रीजन। So मतलब मेरी स्ट्रैटेजी यही रही, लाइक वी वर डिस्कसिंग दिस IGP वाला पार्ट, नोट्स बनाओ अल्टीमेटली, एंड जैसे इग्नू का रेफर कर सकते हो, क्लास नोट से आप कुछ कर सकते हो, है ना, अपने टॉपिक्स हमने किए, एंड प्लस जो करंट डेवलपमेंट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्वेश्चन लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के आ जाते हैं, आई रिमेंबर नीति आयोग पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, GST काउंसिल पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, तो वो आपका GS2 से कवर हो जाता है, वो आप जो कंपाइल कर रहे हैं वहाँ पे डेटा, तो दैट ऑल्सो इज इक्वली इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम द स्टैटिक वाला पार्ट जो लक्ष्मीकांत से कवर हो रहा है। देन वी कम टू द पेपर 2।
which is the more dynamic part of the paper. Like जो section 2A है, that is the comparative politics, और 2B है is the India and the world part, जो international relations so called हम बोलते हैं. But both of them require a lot of current affairs based learning. Yes. तो apart from जैसे इसके भी basic चीज़ें आप you can cover from IGNOU, अच्छा मटेरियल है उसका. अपार्ट फ्रॉम इट जैसे क्लास नोट से आप अपना तैयार कर सकते हैं. तो ये सब करने के बाद अब आपको सारा करना है करंट वाला एस्पेक्ट. और करंट वाला एस्पेक्ट थोड़ा सा डिफर करता है पॉल साइंस में विज़िवी GS2. GS2 में आपको कोई उस पर स्कॉलरली व्यू, कोई बुक्स का मेंशन नहीं करना. यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा स्मार्ट प्ले करना है. जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे क्वेश्चन अगर GS2 में आएगा तो उसमें आपको जस्ट उसका ये बताना है कि ओके ये इसके इतने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और ये इसकी जुरिस्डिक्शन होती है. तो वहाँ पे GS2 में आप ये करके निकल सकते हैं. लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका पॉल साइंस में आता है तो आपको उस पर स्कॉलरली व्यूज डालने पड़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस, अकॉर्डिंग टू हिम दिस नीड्स टू बी एडेड अप, ओके, एज पर दिस बुक यू नीड टू, आई मीन ICJ में ये तब्दीलियों की आवश्यकता है. तो इस तरह से आपको वो स्कॉलरली व्यू और बुक्स ऐड करनी है. अब उसके लिए आई वुड नेवर सजेस्ट एनीवन कि वो कोई भी किताब पढ़ें. एब्सोल्युटली. बुक्स की समरीज अवेलेबल होती हैं, राइट. हर रिलेशन पे बहुत सारी बुक्स हैं. उसकी समरी आप जस्ट रीड कर ले, 1-2 पैराग्राफ की. आपको सिर्फ आंसर में इतना डालना है एज पर दिस, उसका बुक का मेंशन आप करें. ये दिस इज द समरी ऑफ दिस, मतलब है ना, से सपोज इंडिया चाइना, कि इंडिया चाइना में ये 4 C's डोमिनेट कर रहे हैं रिलेशनशिप को, या इंडिया चाइना की जो ट्रेजेक्टरी है वो एक मतलब इट्स अ जियोपॉलिटिकल राइवलरी, है ना, इट्स फॉर हेजेमनी इन द एशियन रीजन, राइट. 1-2 लाइन से आप अपने आंसर को एनरिच करते हैं. आप पूरी किताब की जरूरत नहीं है. सो एक और चीज मुझे लगता है जो आप सेक्शन 2A में कर सकते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, दिस इज बुक कॉल्ड मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड. तो वहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड कंटेंट मिलता है, बट उसकी सिलेक्टिव रीडिंग की आवश्यकता है, अगेन आई वुड से. तो वो समझना भी बहुत ज़रूरी होता है कि सिलेक्टिव रीडिंग, यस, वो समझना बहुत ज़रूरी है. समटाइम्स वी गो ओवरबोर्ड, मतलब होता ये है इस एग्जाम में, प्रॉब्लम यही है कि हम इसमें PhD करने के मोड पे चले जाते हैं. तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद हमारा हमेशा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे पास एक अच्छा कंटेंट खुद का डेवलप हो सकता है 20 पेजेस हमने उस पर पढ़े, तो हमें उसको समराइज करके एक पर्टिकुलर उसमें डालना है. और हमारे पास वही बात मैं कहूँगा कि उसके स्टैंडर्ड इंट्रोज, कंक्लूजन्स ये पहले से रेडी, जितनी हम मेहनत आप कर सके, जितने स्कॉलर्स अल्टीमेटली आप डाल सके, तो दैट वर्क्स. कमिंग ऑन टू द सेक्शन 2B, जो इंडिया एंड द वर्ल्ड वाला एस्पेक्ट है, वो बेसिकली रहता है जो इंडिया के मेजर रिलेशनशिप्स हैं विद डिफरेंट कंट्रीज, नेबरहुड्स एंड डिफरेंट ब्लॉक्स ऑल्सो. देन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, उसके डिटर्मिनेंट्स, और इंडिया की जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं लाइक लुक ईस्ट पॉलिसी, and also the latest developments in certain areas like the West Asia में क्या latest developments हैं, तो उससे रिलेटेड रहता है. काफ़ी ज़्यादा करंट ओरिएंटेड रहता है वो. लेकिन इस पर भी मैं वही कहूँगा कि करंट इसमें हमें समझना है नॉट फ्रॉम द GS2 वाला एस्पेक्ट. GS2 में करंट वुड बी लाइक इतना हमारा ट्रेड बढ़ गया है ना, इतना हमने उनको लाइन्स ऑफ क्रेडिट्स दे दिए, तो ये वाला एस्पेक्ट GS2 से है. यहाँ पे हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल और स्ट्रेटेजिक वाला आता है. लाइक इंडिया US का अगर मान लो रिलेशनशिप बढ़ रहा है, तो हाउ इज इट इम्पैक्टिंग द लार्जर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग दी से यूनिपोलैरिटी, बायोपोलैरिटी और मल्टीपोलैरिटी इन द वर्ल्ड, राइट. तो ये डायनामिक्स इंडिया के बाकी रिलेशनशिप्स को कैसे वो कर रहा है, और उस पर स्कॉलरली व्यूज अगेन आई वुड से. तो बेसिक्स के लिए मुझे लगता है दिस बुक कॉल्ड ऑक्सफोर्ड इंडिया के, मतलब एक किताब है, तो आई थिंक वो मैंने उससे एंड टू एंड रीड नहीं करी, वो बहुत बल्कि किताब है, बट उससे मुझे कुछ स्टैंडर्ड मतलब चीज़ें, मतलब जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स पे जो बेस्ट मतलब पॉसिबल व्यूज़ हैं, तो उसका एक समरी मैंने थोड़ा सा जैसे इंट्रोज उसके पढ़े, उससे कुछ लाइंस मैंने पिक करी, उससे जो बेसिक फंडामेंटल्स लाइक व्हाट ड्रामेटिकली चेंज्ड
इंडियाज रिलेशनशिप विद यूएसए, तो उसमें एशले जे टेलिस जी का एक चैप्टर है, तो उसमें उन्होंने वो 3 चीज़ें मेंशन करी हैं कि दिस वाज द एक्चुअल शिफ्ट इन द रिलेशनशिप, मतलब 90s में जो एंड में आके जो शिफ्ट हुआ, दीज वर द 3 रीजंस फॉर इट। तो आई इनकॉर्पोरेटेड इट इन माय रिलेशन, मतलब इन माय नोट्स। तो दैट एस्पेक्ट मतलब रिलेशनशिप पे यू नीड टू हैव दैट मल्टी डायमेंशनल काइंड ऑफ थिंग एंड मैच्ड अलोंग विद द करंट, जो कि आप कर सकते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग से। कोई अच्छा आर्टिकल आया है, जैसे सी राजमोहन जी का आर्टिकल आया, हैप्पी मन जेकब जी का आर्टिकल आया है, हर्षी पंत जी का आर्टिकल आया है, तो वहाँ से आप जस्ट एक क्रक्स, मतलब 2-3 लाइन में उसको समराइज करके वो कहाँ पे फिट बैठ रहा है किस रिलेशनशिप में या इंडिया के फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स में, तो वहाँ से आप उसको थोड़ा सा आपको उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा ही मेरी तो जस्ट एक छोटी सी नोटबुक लास्ट में थी, छोटी सी, हाँ, मतलब लिटरली मैं बताऊं उसमें सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा और सबसे ज़्यादा हाई आउटपुट उसमें रहता है, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है उसका। तो आप अगर ये चीज़ें कर सकते हैं हर रिलेशनशिप पे 2 से 3, मतलब इंडिया अफ्रीका है सिर्फ 2 से 3 पेजेस में, उसके अच्छा इंट्रो और उसके डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक क्या है, जीपॉलिटिकल क्या है, इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है, and then how India and China are competing, and scholarly views, and then a good conclusion. That's it. That is going to suffice. So this is what I did for that. Beautiful. So ये तो हो गई बहुत सारी books and how to write the answers. अब आता है एक part जो बहुत लोगों के लिए बहुत difficult होता है, वो है interview. Yeah. और that experience of facing so many people together and then them asking questions which sometimes you also don't know how to answer it. मतलब कि कई बार ऐसा हुआ होगा कई लोगों के साथ कि उन्होंने सवाल पूछा था, घर जाके याद आया इसका ये जवाब देना था. So how was your entire journey? And you've given 3 interviews. Yes. So what was your journey? What did you learn through those 3 interviews? And what is your final call that this is how you should prepare? कि आपने इन 3 के बाद ये decide किया, this is what I'll give a tip to a new aspirant. Yes. See, इंटरव्यू एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब ऑनेस्टली आफ्टर 2 failed attempts somebody could have told me कि you will get the opportunity to go inside that building thrice. Wow. तो I would have said कि यार आप प्लीज ये मजे किसी और के लें। मतलब अगर उन्होंने बोला होता कि I can see your future, आपको 3 बार उस बिल्डिंग में जाने का मौका मिलेगा, तो I won't have believed it. तो वो एक्चुअली में एक बहुत मतलब इंस्पायरिंग सी जर्नी रहती है, मतलब वंस यू क्लियर मेंस तो आपको लगता है नाउ फाइनली यू विल गो इनसाइड दैट बिल्डिंग। सो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो वही होता है। प्रिपरेशन वाला एस्पेक्ट में बात करूँ, इसकी प्रिपरेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। लाइक आप मैं इसमें सजेस्ट करूँगा कि 2 से 3 न्यूज़पेपर मतलब कैंडिडेट्स को पढ़ने चाहिए। और जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, मतलब क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, ये बहुत ही जनरल टॉपिक्स हैं और ये करंट में मतलब सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहते हैं फॉर यूपीएससी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होते हैं। सो इर्रिस्पेक्टिव आपका ऑप्शनल क्या है, इन चीज़ों पे आपको विशेष फोकस करना है। लाइक पॉलिटिकल वाला एस्पेक्ट जो करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, नॉट मतलब हार्डकोर पॉलिटिक्स वाली, बट पॉलिटी रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस ऑफ इट, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, जुडिशरी में क्या हो रहा है, वो वाला, प्लस योर इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, जो भी लेटेस्ट उसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कोई मॉनेटरी पॉलिसी की कमिटी कोई रिकमेंडेशन है या नीति आयोग से संबंधित कुछ आया है, कोई नई रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, एमएसपी रिलीज हुआ है उस समय, तो आपको उसका बेसिक्स प्लस वो ड्यूज का सब पता होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस का जहाँ तक पार्ट है, आई थिंक द बेस्ट सोर्स जो मैंने इस बार काफ़ी फॉलो करी वॉज देयर इज अ शो कॉल्ड वैंटेज विद पल्की शर्मा उपाध्याय। सो वो एक बहुत अच्छा शो है अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस और वर्ल्ड न्यूज़ के बारे में एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव लेना है। तो दैट आई फॉलोड, लाइक अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली 2 से 3 आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको एक एस्पेक्ट आता है, बट स्पेशली पॉल साइंस ऑप्शनल वालों के लिए दैट्स अ मस्ट टू डू थिंग। इवन प्रिपरेशन में भी, मतलब सीरियसली मुझे कई बार लगता है मिस्ड आउट अपॉन दैट थिंग। अगर मुझे वो इवन मेंस के टाइम पे होता तो मेरे पास कुछ और अच्छे सब्सटैंशियल पॉइंट्स होते हैं ना, वेरी गुड लैंग्वेज, तो वो ज़रूर उसको फॉलो करना चाहिए। प्लस आई वुड से कि मॉक इंटरव्यूज ऑल्सो प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई डोंट नो, सम पीपल से दैट आप 1 या 2 मॉक इंटरव्यूज दें, सम वुड से 10 दें। मुझे लगता है कि वन शुड नॉट बाउंड वन सेल्फ टू द नंबर्स। हाँ, टू द नंबर्स, मतलब कई बोलते हैं आप मैकेनिकल हो जाते हैं ज़्यादा।
एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू आपको मौका नहीं देता मैकेनिकल होने का। आप इतने स्ट्रेस में होते हैं, अगर आप थोड़े बहुत मैकेनिकल हो रहे हैं, आप कुछ आंसर्स शो मोटो बता पा रहे हैं स्पॉन्टेनियसली, दैट इज गुड, क्योंकि अदरवाइज तो आप अटकना वैसे भी है आपको वहां पे। ओ मैम या हाँ, सो यू फंबल, आप 10 चीजें, हाँ आप स्टार्टिंग में यू शिवर ऑल्सो, तो आप दिमाग में 10 चीजें लेके जाते हैं, वहां पे यू गो कंप्लीटली ब्लैंक। तो इट्स बेटर, अच्छा है थोड़ा मैकेनिकल हो जाओ, एटलीस्ट 10 में से 3-4 क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर लो, मैकेनिकली हैंडल कर लो, तो कम से कम 5-6 में सोचने का टाइम तो आप ले सकते हैं। अगर आप सभी में अनप्रिपेयर्ड होके जाएं कि हाँ चलो बिल्कुल एकदम वहां पे स्पॉन्टेनियस, सम पीपल आर एक्चुअली गुड एट इट, तो उनको मे भी जरूरत नहीं है, बट मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को, मतलब एक्चुअल इंटरव्यू में आप यू आर ओनली योर 30-40% जो आप बाहर हैं, तो आप मान के चलना आपको उस 30-40% में यहाँ पे फेस करना है उस बोर्ड को। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, मॉक का भी पर्पस कभी भी आपका फीडबैक लेना नहीं है। नेवर एवर, इट्स एन एडवाइस टू ऑल द एस्पिरेंट्स आई वुड से कि नेवर एवर टेक द फीडबैक ऑन फेस वैल्यू। अगर वो आपको कहें कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, आप स्माइल नहीं कर सकते, आपके वो बहुत हो रहे हैं, हाथ हिलते हैं, आपके ये हो रहा है, जो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो कर लेना, अदरवाइज डोंट रियली बॉदर अबाउट इट। अगर वो कहें कि आप यू नीड टू इम्प्रूव अ लॉट, आपका नॉलेज कंटेंट कम है, मैं नहीं मान सकता कि कोई भी मेंस क्वालिफाइड बंदे का नॉलेज कंटेंट कम है। Absolutely. तो डोंट एवर टेक, वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करेगा। आपको मॉक से सिर्फ क्या लेना है, आपकी डैफ से रिलेटेड या करंट डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ क्वेश्चंस खुल सकते हैं, वो आपका वहां से टेक अवे होना चाहिए। कई बार हम अपना डैफ देखते हैं, मैं अपने, जैसे मेरा सपोज नाम ये है, तो मैं एक एस्पेक्ट सोच सकता हूँ कि यार डैफ मतलब मेरे नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है, या मेरे प्लेस से मान लो आई बिलोंग टू सोनीपत, तो सोनीपत की क्या क्वालिटीज है में ये आ सकता है। लेकिन जब आप मॉक में जाते हैं तो यू मे रियलाइज कि आपके नाम से भी डिफरेंट डायमेंशंस हैं, मतलब कि उसकी एटिमोलॉजी में कोई जा सकता है, देन आप सोनीपत है तो सोनीपत की हिस्ट्री के उस एस्पेक्ट को कोई उठा सकता है, राइट? उतना वेल वर्स होना है अबाउट व्हाटएवर यू हैव रिटन। बिल्कुल, करंट डेवलपमेंट्स हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ ली, उसको समराइज कर लिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूछ सकता है किसी सर्टेन डायमेंशन में। सो जितने डैफ, स्पेशली डैफ रिलेटेड डायमेंशंस आप खोल सके, उतना ही इसमें मतलब आपको क्या रहेगा, देयर इज अ लाइक्लीहुड कि आपके जो एक्चुअल इंटरव्यू में क्वेश्चंस हैं समवेयर वो रिवॉल्व हो, और नहीं भी हो तो आप एटलीस्ट यू विल बी एबल टू प्रिपेयर yourself for the interview. So that is the purpose of the mock interview. So that plays a key role. So moving further, what are the most important points according to you, apart from all the things that you have faced? These are the 3 things that every aspirant should really take care of. 3, 2, 1, whatever, but very important according to you through the entire journey that you've seen. You've seen a lot. So okay, आई थिंक हमें क्या करना चाहिए, जैसे एज अ यंग एस्पिरेंट स्पेशली, एक तो आज के समय पे वन कैन नॉट लीव एनीथिंग टू चांस। एब्सोल्युटली। जैसे मे बी बैक इन 5-7 ईयर्स बैक आप जैसे कुछ चीज़ें छोड़ के जा सकते थे कि यार मेरा एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैंने एनवायरनमेंट छोड़ दिया है ना, मैं मतलब ओके पॉलिटिका में ये वाला एस्पेक्ट छोड़ के चला जाऊँ, इकोनॉमिक्स में आधी कर, तो अब वो वाला एस्पेक्ट आपको नहीं छोड़ना है। आप ये मान के चलिए जो हर इंसान कर रहा है आपको वो तो करना ही करना है। उससे ज्यादा ही करना पड़ सकता है, उससे ज्यादा ही करना है, बट आप उससे कम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड, आप मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में हेल्प करता है, इस एग्जाम में इतना सिलेबस है कि आप कभी भी इसको याद नहीं कर पाएंगे। तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज एग्जाम से एक दिन पहले आपके पास ऐसा गो टू मटेरियल होना चाहिए जिसे आप 2 से 3 या 4 घंटे में रिवाइज करके और उस एग्जाम में रेप्लिकेट करके आ सकें। तो उसके लिए आपके खुद के नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं। बहुत बल्कि मटेरियल्स अगर आप रखेंगे यू वुड नॉट बी एबल टू रिवाइज। उसको जितना क्रिस्प छोटा कर सकें और कॉम्प्रिहेंसिव बना सकें और उसकी जितनी मल्टीपल रिविजन्स आप कर सकें, अल्टीमेटली एग्जाम में आपके काम वही आएगा। तो आपको एक दिन पहले का मटेरियल, एक मतलब इनफैक्ट नॉट जस्ट एक दिन पहले का, मेंस के 2 पेपर हैं GS 1-2, तो वो बीच के जो 2 घंटे का गैप है जो इफेक्टिवली 1.5 घंटे का होता है, आप खाना खाते हैं बाहर अंदर जाते हैं, तो 1.5 घंटे में अगर आप अपने सारी चीज को एक बार रिवाइज कर सकें, इतना आपके पास क्रिस्प कंटेंट है, सिर्फ वही आपके काम आएगा। और बाकी आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है,
ऐसा नहीं है नॉलेज गोज वेस्ट, बट होगा क्या कि दैट विल स्टार्ट कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टाइम रिकलेक्ट करने में, उसको स्ट्रक्चर करने में। तो इसलिए स्ट्रक्चर्ड रिवाइज्ड अच्छा कंटेंट होगा, समय कम लगेगा, उन क्वेश्चंस पे आप फोकस फिर बेटर दे पाएंगे जहां पे आपको एक्चुअली में दिमाग लगाना पड़ रहा है। सो ये एक तरीके से आप इफेक्टिव नोट मेकिंग भी बता रहे हैं इसी सवाल में कि अपने नोट्स को इस तरीके से क्रिस्प रखिए कि आपको टाइम वेस्ट ना हो आपका, बिल्कुल, और वो उसी पल में आप सब कुछ रिवाइज कर सकें। जैसे कि आपने बोला कि प्रिपेयर अगर आप पहले से होके आएंगे तो आपको एग्जाम में प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड देन यू आर ऑल रेडी टू गो। सो वो इफेक्टिव नोट मेकिंग कम्स इन हैंडी, राइट, फॉर दैट। जी। एंड यू यूज्ड टू मेक नोट्स? आई थिंक आई स्टार्टेड ऑफ अ बिट लेट। मतलब मेरे नोट्स मतलब हर बार थोड़े बहुत बने हैं हर चीज़ के लेके, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे नोट्स मतलब एक तो सब टॉपिक्स पे मुझे नहीं मिले हैं नोट्स। तो शुरू में मुझे लगता है अगर फेल्ड अटेम्प्ट्स में मैंने हर टॉपिक पे नोट्स नहीं बनाए जिन पे बनाने चाहिए थे। तो वो एक एस्पेक्ट रहा। बाकी बाद में मतलब लेटर ऑन जैसे 5th एंड पर्टिकुलरली इन 6th अटेम्प्ट मैंने बहुत अच्छे से प्रयास यही किया कि मैं हर चीज़ पे अपने नोट्स ज़रूर बनाऊं, और नोट्स का भी एक स्ट्रक्चर हो। नोट्स इतने ऐसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपाइलेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स वाला एस्पेक्ट ना हो, वो एक मिनी एसेज हों, ऐसे इस तरह से हों कि अगर उस पे 4 से 5 डिफरेंट डायमेंशंस के क्वेश्चंस भी आ जाए तो मैं उन्हीं से ही कुछ उनको जंबल करके हियर एंड देयर मैं उनको आंसर कर सकूं। So, did you set weekly targets for your preparation? सी मेरे लिए थोड़ा सा टारगेट बेस्ड लर्निंग मेरी मतलब थोड़ी वीक रही, और कहीं ना कहीं बाद में जैसे सर्विस में मुझे समय भी नहीं मिला कि मैं उसको कर सकूं। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आप वीकली टारगेट करते हो एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू मीट दिस, तो फिर थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी आता है। Absolutely. तो मुझे यही लगता है कि मतलब मेरा ये इसमें प्रयास रहता था कि मैं डेली वाला एस्पेक्ट ज़्यादा फोकस करूँ। एक लॉन्ग टर्म तो विजन होता था कि मैं 30 तारीख तक सपोज आज महीने की शुरुआत हुई तो मेरा प्रयास रहता था मैं 30 तारीख तक ज्योग्राफी और पॉलिटी के सपोज अच्छे से मैं नोट्स भी बना लूंगा, उसको एक बार रिवाइज कर लूंगा। तो ये लॉन्ग टर्म एक टारगेट हो गया, या मैं अगले महीने की 15 तक अपना ऑप्शनल को रिवाइज कर लूंगा। बट उसके बाद वीकली वाला मैंने स्ट्रक्चर्ड नहीं किया, रादर आई डिपेंडेंट कि मैं डेली वाले को करूँ, रोज मतलब शाम को या रात को सोने से पहले, या फिर जस्ट सुबह उठ के मैं अपने पॉइंटर्स लिख लूं कि मेरे को शाम तक ये सारे करने, और मैं उसको टिक करता चलता था। ज्यादातर आई कुड नॉट मीट दोस टारगेट्स, दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो लास्ट में वो सब्सटेंशियली हाई बर्डन हो जाता था मेरे लिए कि आई हैड टू लिटरली बर्न द मिडनाइट ऑयल। नाइस। सो आप कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं पर डे टारगेट रखते थे। वाज देयर अ सर्टेन way you used to conduct your day, where you started your day, you had a timetable कि इतने बजे से इतने बजे ये होगा, इतने बजे से इतने बजे ये होगा? Was it there for you? Okay, so being a like working aspirant, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था इन द सेंस कि मेरे पास पूरे दिन की लग्जरी नहीं थी। तो मुझे थोड़ा सा डिसिप्लिन ज़्यादा ऐड करना था रादर देन मतलब स्ट्रिक्ट अपने आप को टाइम में बांधने के, क्योंकि मुझे पता है एक दिन हो सकता है मैं 6 बजे फ्री हो जाऊं, तो एक दिन हो सकता है मैं 8 या 9 बजे जाके फ्री हूं। तो मेरा एक ही एस्पेक्ट इसमें ये रहता था कि आप सुबह मतलब अगर सुबह आप 9 बजे से पहले जितना समय आप निकाल सकें, स्पेशली फॉर द वर्किंग एस्पिरेंट्स, में उनको एक चीज बोलना चाहूंगा, दिस इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक एग्जाम इन द सेंस यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर इट विद योर जॉब, स्पेशली अगर आपने एक बार ये पहले प्रिपेयर किया हुआ है तो आप इसको कर सकते हैं। आई कैन वाउच फॉर इट, क्योंकि 2 बार मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, और दोनों बार तभी किया है व्हेन आई वाज इन अ फुल टाइम सर्विस एंड दैट वर अ चैलेंजिंग वन, अ फील्ड जॉब। तो वहां पे डिसिप्लिन प्लेज अ की रोल। आप प्रयास ये करें आप सुबह 6 से 9 थोड़ा समय निकाल सके। मैं थोड़ा सा, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, बट देन देयर आर वेरी गुड पीपल जो 5 से 9 सुबह, क्योंकि यू आर फ्रेश, आपका कोई मेल्स नहीं आए होते, कोई कॉल्स नहीं आए होते, तो कोई बैगेज नहीं होता। True. बहुत फ्रेश माइंड से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। टायर्ड नहीं होती बॉडी, एंड देन टायर्ड नहीं होती, बेस्ट ब्रेन होता है। Absolutely. And many of the working aspirants would also agree with me on the fact that once you start getting calls in the day, है ना, sometimes कोई मेल ऐसा आया, कॉल ऐसा आया
जहाँ पे आपका मूड खराब हो जाता है एंड यू कैरी इट यू नो द लेटर इन द डे. सो आपका एक माइंड बहुत अच्छा, मतलब आपके दिमाग में इकोनॉमिक्स चल रही है एंड सडनली एक कॉल आया और वो सब मतलब पीछे छूट गया एंड फिर आप 2 दिन आपके मतलब खराब हो गए. तो प्रयास यही करें कि सुबह वाला को यूटिलाइज करें. मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठने वाला था. हाँ, आई वाज वर्किंग. तो 7-8 बजे 7 से 8 के बीच में उठता था. 9 बजे के बाद काम शुरू हो जाता था. फील्ड जॉब थी, 7-8 बज जाते थे. बट आई मेड इट अ पॉइंट कि बियॉन्ड दैट, लाइक आफ्टर डिनर मुझे एटलीस्ट 1 या 2 बजे तक अपना समय वहाँ लगाना है. स्पेशली जो लेटर डेज थे, मतलब जब मेंस करीब आ रहा था, तो वहाँ पे मेरा ये था कि हाँ 2 बजे तक तो एटलीस्ट मुझे वो समय देना ही देना है. तो इस तरह से मैंने मतलब उसको शेड्यूल किया. कोशिश यही करी कि डेली टारगेट्स को मीट करूं. नहीं हो पाते थे, बट देन अगले दिन फिर सुबह मतलब उसी मोटिवेशन से उठता था कि आज तो जरूर मीट करूंगा. और इस तरह से एग्जाम आ गया एंड चलो हो गया, आई कैन से. दैट इज गुड, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. और आप अपनी मिस्टेक्स से हमारे एस्पिरेंट्स को कुछ बताना चाहेंगे कि डोंट मेक दीज मिस्टेक्स एटलीस्ट? I think I can say that because I had made a lot of mistakes. I can subscribe कि इस एग्ज़ाम में प्रॉब्लम यही होती है कि हम कहीं ना कहीं एक फ्लो में बहते जाते हैं. फ्लो ऑफ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट. प्रॉब्लम आज के समय पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है. तो हमें अपनी बाउंड्रीज को सेट इन करना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. आप अपनी बाउंड्रीज को सेट इन करें और बेसिक बुक्स जो हैं उनसे अपना कोर स्ट्रॉन्ग करें. और उसके बाद उनमें अच्छे, मतलब जहाँ पे भी नोट मेकिंग की गुंजाइश है, लाइक मैं कभी ये नहीं कहूँगा आप लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाएं या फिर आप स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाएं. जिनमें पॉसिबल नहीं है उसमें मत बनाइए. लेकिन जहाँ पॉसिबल है, लाइक पॉलिटी का जो करंट एस्पेक्ट है वहाँ पे पॉसिबल है, इकोनॉमिक्स की जो चीज़ें हैं उसमें पॉसिबल है, ज्योग्राफी के नोट्स बहुत ज़रूरी है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन प्लस करंट वाला. तो जहाँ पे भी आप नोट मेकिंग की गुंजाइश है, जैसे सोसाइटी है, सिक्योरिटी है, वी डिस्कस दैट, वहाँ पे अपने नोट्स बनाएं, अच्छे से बनाएं. और कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे को और इसमें कंटेंट मेरा कम है, राइट. अगर नोट्स कम बनेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ज़्यादा बन गए और वो रिवाइज नहीं है, दैट वुड नॉट हेल्प. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आई ऑलवेज रिलेटेड टू द क्रिकेट वाला एस्पेक्ट. या आई थिंक मतलब स्पोर्ट्स इज वन ऑफ माय हॉबीज, सो आई प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. तो जैसे सपोज अभी IPL चल रहा है, तो मतलब वी सी एक बैट्समैन आता है, ही प्लेस फॉर अराउंड से 20 बॉल खेलता है, 15 खेलता है, कोई 30 बॉल खेलता है, कोई 5 ही बॉल खेलता है. सो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स ही हैज टू प्ले. मतलब T20 में ज़्यादा स्कोप नहीं होता, आता है यू हैव टू शोकेस योर गेम. अब फॉर प्लेइंग दोस 10 बॉल्स इफेक्टिवली और 15 बॉल इफेक्टिवली, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिन में सिर्फ 10 ही बॉल प्रैक्टिस करके आ रहा है. ही इज प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट 300 बॉल्स. 20 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए ही इज एक्चुअली वर्किंग आउट फॉर 8 and 9 and 10 hours and that too 365 days a year. So we need to understand means, जहाँ पे means की बात आती है, it's a show of your answer writing skills. आप क्या हैं, कितनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, unless and until you are able to replicate on that sheet of paper, it's useless. Absolutely. So one should know the nature of exam क्या है. Nature of exam writing है, तो आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी. Whether you like it or not, करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए. फिर और उसका भी फॉर्मेट आपने समझाया है, उसको यूज करना भी बहुत जरूरी है. बिल्कुल. आपको एक स्टैंडर्ड अपने फॉर्मेट्स तैयार करने हैं. आपके नोट मेकिंग भी इस तरह से होनी चाहिए कि आप एक आंसर लिख रहे हैं, एक बड़ा आंसर लिख रहे हैं. ब्यूटीफुल. तो अब कई लोगों को इशू ये होता है, वो मतलब घर पे उनको जैसे आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं, मतलब तो उनको आई थिंक आई वुड एडवाइस कि कोई आप अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं. तो स्ट्रक्चर्ड वे में उस टेस्ट सीरीज के हिसाब से आप आंसर्स लिखते रहें. लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है. कुछ दिन में आप रियलाइज करेंगे कि आपके आंसर्स टाइम में भी कंप्लीट हो रहे हैं और क्वालिटी भी उनकी इम्प्रूव हो रही है. एक और चीज़ जो उनको शुरू में से ही ध्यान रखनी चाहिए, अब बहुत कम्पिटिटिव हो गया एग्जाम. रीज़न क्या है कि सभी टॉपर्स जो हैं वो उनकी आंसर कॉपीज अवेलेबल हैं. आज से 7-8 साल पहले ऐसी लग्जरी नहीं थी. तो एवरीबडी हैज स्टार्टिंग काइंड ऑफ उनसे कुछ क्यू लेके अच्छे आंसर्स लिखना, उसको और कॉपी करने की कोशिश तो नहीं होती. मतलब एग्जैक्टली कॉपी नहीं, बट उससे लाइक व्हाट कैन बी अ गुड आंसर. हाँ, आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. सो एवरीबडी इज पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. तो आपको
कहीं पे मिस आउट नहीं होना है। आप भी अच्छे आंसर मतलब टेस्ट कॉपीज देखें। लोग सोचते हैं कि सिर्फ रैंक 1 की देखने से काम चल जाएगा। कई बार क्या होता है, रैंक 1 समटाइम्स आर सो गुड इन आंसर राइटिंग, तो कहीं ना कहीं आप उसको मैच नहीं कर पाते एंड देन यू गेट रिजेक्टेड। तो कहीं पे इंटरमीडिएट रैंक्स के भी आंसर देखिए कि जहां तक आप रियलिस्टिकली पहुंच सकते हैं, राइट? Know your place and नो then योर maybe प्लेस। you हाँ, can take देन a यू step. कैन ऑब्वियसली यू कैन Yes. स्टेप फॉरवर्ड। कई बार आपके जैसे आंसर्स Nice. लिखने वाले टॉपर्स आपको मिलेंगे, हो सकता है 20 रैंक पे हो, 10 रैंक पे हो, व्हाटएवर, या फिर Absolutely. 400 रैंक पे भी हो। तो आप ये देखिए कि ओके दिस इज समथिंग जो मैं इस तरह का तो मैं लिख रहा हूं, मतलब आई कैन रिलेट टू इट। फिर उसके बाद यू कैन ऑब्वियसली उसको अपस्केल आप हमेशा ही कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है आप डे 1 पे जब आपको कुछ नहीं आता है आंसर राइटिंग एंड यू सी रैंक 1 या रैंक 2 के आंसर्स आप देखते हैं, देन यू गेट इंटिमिडेटेड। वो चीज से आपको हमेशा बचना चाहिए कि मतलब इतना अच्छा आंसर तो मैं लिख ही नहीं सकता। आप 2 आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, आपको पता लगेगा आप कुछ नहीं लिख पा रहे। तो थोड़ा सा ये इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। ये डेली आपको यहाँ इंक्रीमेंटल वो करना है। कमिंग टू प्री, वही गलती आप ना करें कि आप प्रैक्टिस ना करें। नेचर ऑफ एग्जाम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो वो रोज करनी पड़ेगी आपको प्री से पहले। और उसका मैंने बताया कि वो करने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आज कहाँ खड़ा हूं, वो तो ठीक है, दैट्स जस्ट वन एस्पेक्ट। बट अल्टीमेट जो एंड है उसका, आपके वीक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके स्ट्रॉन्ग बनाना, उसको बार बार इतने बार उसका आइट्रेशंस करना, रिविजन्स करना कि लास्ट आपके मॉक और पहले मॉक में एक अच्छा खासा फर्क आपको दिखाने लग जाए। तो ये चीजों को हर एस्पिरेंट को ध्यान रखना चाहिए। Moving ahead to our rapid fire, are you ready for that? Yeah, I mean, I've never faced it, but yeah, this would You're be. gonna love it. If you had a chance to change your name, what would your new name be, and why would you choose that? My name is Abhimanyu, right? So, one name that has fascinated me was Arjun. Arjun, nice. And Mahabharat, Arjun was the father of Abhimanyu. So, yeah, maybe Arjun I would like to. Yeah. Beautiful. If you could know the absolute and the total truth to one question, what question that would be? Who created the universe? Beautiful. What's the most interesting thing you have read or seen this year? My PDF of the result. Wow! What is the most important object that you own? I think not any material object, but then I have certain blessings of the people that I happen to come across in my service years, and I think उनकी जो दुआएं हैं, those blessings I carry it as a badge of honor. Beautifully said. What job would you be absolutely horrible at? Painting. What movie has everyone else seen but you haven't seen? Well, Godfather has been one movie which I guess most of my friends have seen, but I have never seen that. Brilliant. What is your dream job and what makes it so amazing? We know the answer, but yes. Well, yeah. As far as a job is concerned, then yes, civil services. Any day. But then as a profession, I really wish to become a kind of sports person. I would love to become one. Wow. If another chance I have to take at my life. Beautiful. What is something that most people do it easily but you find it very difficult? Writing in a good handwriting. I feel sorry for the people who have checked your answer sheet now. I feel sorry for them. क्या पता आधे आंसर्स इसीलिए समझ ना आए हो I पहले. think perhaps मुझे लगता है the more time it took ना, it's because that I always try to, but I tried improving upon it. तो मेरा काफी effort लगा है to just make it presentable. All right. If you had the world's attention for 30 seconds, what would you like to say? Well, that's a very tough question. Put me in a spot. But then, yeah, I just would like to say that we have a very blessed life that we have got. And most important thing is that all your successes, all your failures, all your material accomplishments, everything, nothing we're going to take along with us. We are not going to get out of this alive. So one should always remain humble, grounded, and believe that there's something much more, above us.
and we need to just keep connecting with that. So we need to just keep our spiritual compass at a good level. Beautiful, beautifully put. If you had to work but didn't need the money of it, what would you choose to do? Okay, without the money, I'll be a cricketer. That's a load or I'll be actor. Oh, Because I think these are the two things. I mean, you can get compensated with the kind of admiration that you get or the love that you get. the attention and the As- care. Yes, and no absolutely. money can buy it, I guess. True. Absolutely true. Would you leave your hometown forever or stay in your hometown forever? See, forever wala aspect is clear that I do not wish to like stay in my hometown forever, and in civil services I cannot also. But yes, I want to keep a connect with it. Keep it like, connected with it. All right. Is there any app that you hate but use it anyway? Instagram. You hate it? Yeah, I don't have kind of a love for it also. Perfect. What is the stupidest thing that you have done on your own free will and you will never do it? Started preparing for this examination, believing that I'm going to clear it in the first attempt. So yeah. Nice. What's something that you've tried but would never try it again? See, I was at a hotel last night, so I tried a kind of raita there. So the taste of it, I can say for sure I'm not going to try that. रायता ही नहीं खाना अब जिंदगी में. Yes, raita फैल गया उसको खा के. Good one. Yeah. If you could change one thing about your upbringing, what would that be? Well, I think I have had a very blessed upbringing. I can say that. But yeah, if I can change one thing, is that I would like my parents to, discipline me more. Perhaps procrastination has been one thing that I have had been affected by. So maybe I would just like to tell my parents that whatever you do, but make me more disciplined. And a good at time management. Beautiful. When things break, do you prefer to fix them or replace them? Well, I try to fix them as far as possible. But then there are certain things that you know that even after putting in a lot of efforts, not going to change. So at that point of a time, I replace them. What are you most looking forward to in the next 10 years? See, one thing that has always fascinated me about civil services is the field assignments that we get in it. Okay. And I want to connect with as many people as I can and try to, better their lives, at least listen to their grievances and try to solve them. So this is something that I'm looking forward in the next 10 years. Yeah. Beautiful. If you could learn any language and wanted to be fluent in, what language would you choose? I think it would be French. I know nothing about it, but yeah, it sounds good. It sounds cool. It sounds cool, yeah. So, yes. What is something that you learned in this year? I had learned that what it feels to actually find yourself in that list. So what happens after that? So that was a new learning. And beautiful. What is that one food item you would never give up? Rajma chawal. Oh wow. Yes. Brilliant. Rajma chawal. Yeah, absolutely. Thank you so much for putting light on so many areas and so many things that we want, but that all the aspirants want to learn, and because of that, I'm sure they're going to learn and imply all the things that you have told them. So for finding time and for giving us so much information, this is for you. Thank you so much. Thank you so much. This Thank seems you. very sumptuous. This is all yours. Is this going to add weight on me? These are items you will love. Thank you so much for this is for the rapid fire. Thank you. Thank you so much. And we had a very great time. आपके साथ हमें बहुत कुछ और जानने को मिला. आपकी journey भी बहुत ही vast थी. It was like a movie. Plus, knowing the fact that you had a beautiful, amazing job and you cracked it with utmost efforts, and then you have left that and come back from ground, I'm sure you're going to kill it, and this is what you're meant for, because going from there till here is not easy. So a huge round of applause for you for that. I think God has been kind in this journey, and I have seen the worst, the best, and everything in between. Yes. So I believe I've been very blessed.
I've seen myself as a very young aspirant, 21 years old, taking the examination, then as a mature aspirant also Wow. taking the exam with other 21-year-olds. So it's been an amazing journey, and you know, keeping yourself motivated and feeling that you are part of that competition, and especially after a long hiatus. So it was even more beautiful to at least compete with the people, and then being able to finally make it. Do you have any message for the aspirants? Okay, yeah. So, see, I have been in this journey for a long period of time. Although मैं 5 साल बीच में I was not part of it, but अगर पहले से और आखिरी तक देखें तो it's been some time. तो मैंने इसमें बहुत ग्रॉस फेलियर्स देखे हैं, और लकीली मैं 2 बार इसमें सिलेक्ट हुआ, और इस बार आई विल बी गेटिंग माई प्रेफर्ड सर्विस. तो मैं ये कह सकता हूँ कि there would be lows in your journey. There are very good people जो हमारे देश में हैं. बहुत ऐसे लोग भी हैं जो इसको पहले, दूसरे, तीसरे अटेम्प्ट में निकाल जाएंगे, बहुत अच्छी रैंक्स के साथ भी निकाल जाएंगे. लेकिन ये इस एग्ज़ाम की सच्चाई है कि हर कोई तो नहीं मतलब टॉप 100 में आ सकता. 10 लाख अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं लोग तो हर कोई लिस्ट में नहीं आ सकता. तो हमें फेलियर्स मिलेंगे इस जर्नी में. इस चीज़ को आपको कभी भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे नहीं लाना है. अगर आपने इस एग्ज़ाम में अपने आप को सेल्फ डाउट कर लिया तो अब मान के चलिए एग्ज़ाम आप दूर दूर तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे. ये एग्ज़ाम आपकी नॉलेज को टेस्ट बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं कर रहा है. तो अगर आप इसमें फेल कर रहे हैं तो इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि आप इस पे बेहतर नहीं कर सकते. अगर मैं 2 बार मेंस फेल करके अगर आज आफ्टर सो मेनी इयर्स एज अ वर्किंग एस्पिरेंट, तो जो भी मिथ्स सो कॉल्ड थे, जो भी मिथ्स होते हैं कि 6th अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, इतने साल वर्किंग के बाद नहीं निकलता है, और मेंस फेल करने के बाद आप यू कैन नॉट गेट एक्सपेक्ट, ये सभी मिथ्स लकीली मैंने खुद अपने केस में ब्रेक होते देखे. तो अगर मैं कर पा रहा हूं तो मुझे लगता है बहुत लोग इसको कर सकते हैं, हर कोई इसको कर सकता है. बस आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, अपने मोटिवेशन लेवल्स को इस एग्जाम के आउटकम से डिटरमाइन नहीं होने देना है. अपनी मतलब कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनर मोटिवेशन, चाहे आप अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, है ना, रोज एक बार उसको याद रखना है. उस जर्नी को मैंने शुरू क्यों किया वो याद करना है. आप हमेशा इसमें उत्तीर्ण होंगे. बस एक चीज जो मैं कहूँगा अवॉइडेबल है, आप ये ध्यान रखना कि अगर 2 से 3 अटेम्प्ट में आप इसमें नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा कूलिंग ऑफ लें. प्रेफरेबली एक अच्छा बैकअप ऑप्शन ले, बैकअप नहीं कहूँगा बल्कि एक फुल टाइम बढ़िया ऑप्शन ले. ऐसी चीज करें जो आप, अगर आपका अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी दैट कैन कीप यू मोटिवेटेड, तो भी आपको एक अच्छी मतलब एक सोर्स ऑफ रेम्यूनरेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन प्रोवाइड कर सके. एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आप वो करने लगेंगे एंड देन यू अगेन वांट टू कम बैक इन द जर्नी, यू विल बी रीजुविनेटेड. आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा और आप उसके साथ भी इसको अचीव कर पाएंगे. सो all the very best to all the future civil servants, aspirants. Thank you. Thank you so much. So have you heard about chamomile tea with toppers, or you've been following this? I have a beautiful anecdote to this. Okay, so actually I was not aware about the chamomile tea like some 3-4 years back. So one day I got a call from one of my friends. So he called me up and he introduced himself as that he's talking from an academy and he wants to interview me for the chamomile tea with toppers program. तो उस समय मुझे मतलब लगा कि यार ये बड़ा अटपटा सा नाम है, तो आई शुड चेक इट आउट कि ऐसी कोई चीज़ है भी या नहीं. सो आई फर्स्ट चेकड इट आउट. तो उसमें आई सॉ कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा सा मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मतलब काइंड ऑफ जो एक काइंड ऑफ पॉडकास्ट है, इंटरव्यू है. तो देन ही कॉल्ड अप अगैन. तो ही सेड कि वी नीड योर डेट्स एंड ऑल्सो टोल्ड हिम कि यार मैं अभी का टॉपर नहीं हूँ, मैं बहुत पहले नाबार्ड में आए ज्वाइंट. सो बोला कि नहीं, वी नीड हमें ऐसे एक्सपीरियंस टॉपर चाहिए, वी नीड कि जिनको फील्ड एक्सपोजर हो चुका है, जो सिविल सर्विसेज से भी जुड़े हुए हैं. सो हमारी जो रिसर्च टीम है, they have found out कि okay, you can be that suitable candidate. Wow. So I was like, he actually did his research. did his research well. So I was convinced कि हाँ ऐसा कुछ है. But then obviously he didn't call me again. मतलब उन्होंने कहा कि they'll fix up the date then let me know. तो मैंने भी कॉल नहीं किया. But after a few days he actually cracked that it was a prank at you.
So, finally, well, I came to know that I'll be, being interviewed in the Chamomile Tea. So, I messaged him, I called him up. Finally, and I'm telling the, all the people this story, okay? Yeah. So, so this That's is a one nice, beautiful interesting incident story. I have. So he kind of manifested it for you. Absolutely, I'm thankful to him now at least. Brilliant. Thank you so much for finding time, and we had a lovely time with you. Thank you so much. It was a pleasure being here. So we have you, a topper, and we want another topper. So we want to tag another topper. तो आपके जो भी दोस्त हैं जिनको आप tag करना चाहते हो, please look into the camera, tag that person, and we will call him for the interview. Okay, so there's one of my batchmates, younger brother, very dear to me, Shivansh Rathi. He's All India rank 63. Wow. So I would like to tag him for the Chamomile Tea. Brilliant, brilliant. Thank you so much. It was lovely having you here. And आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है, कुछ टाइम बाद मुझे लगता है मैं भी IAS क्रैक कर लूँगी. Brilliant, it was lovely. I think आपको मुझसे कम टाइम लगेगा. नहीं, trust me, बहुत ज़्यादा लगेगा. Plus, thank you. I hope you like the video. Please like, subscribe, and share this video with as many people as possible. Plus, yes, we have to crack it. So let's crack it together.